ये एनिमे रिकैप है आई वाज रीइंकार्नेटेड एज द सेवेंथ प्रिंस। फ्यूचर के पार्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू होती है एक बंदे से जो अपनी पिछली लाइफ में इतना बड़ा लूजर था कि उसके नाम पे शायद लूजर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी रखा गया होगा। बट मरने के बाद उसकी ऐसी किस्मत खुलती है कि वो सीधा रीइंकार्नेट होता है एक प्रिंस बनके, वो भी गॉडली एबिलिटीज के साथ। मतलब लाइफ ने CTRL+Z करके सीधा चीट कोड एक्टिवेट कर दिया। इस हीरो का नाम है लॉयड, जो पहले एक सड़क छाप कॉमनर था। एक दिन कुछ अमीरजादे नोबल्स उसे पकड़ लेते हैं और जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सब खुद ही बनके उसे मौत की सजा सुना देते हैं। उसका जुर्म, वो पैथेटिक और अगली था। सीरियसली, इनके यहाँ अगली होने पे डेथ पेनल्टी है। नोबल्स उस पर हंसते हैं। भाई, पेरी मैजिक तो इतनी फुसकी है कि इससे मच्छर भी नहीं मरेगा। इसके बाद एक नोबल जो शायद खुद को मैजिक का बाप समझता है, उसकी लाइफ खत्म करने के लिए उस पर एक फायरबॉल फेंकता है। लॉयड बेचारा आग में रोस्ट होने लगता है, पर मरते मरते उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो नोबल की मैजिक की ब्यूटी देखकर सोचता है, वाह, काश मुझे एक और लाइफ मिले। मैं भी ऐसी कूल मैजिक सीखूंगा और दुनिया का सबसे ओपी विज़र्ड बनूंगा। और क्या था, उसकी विश सीधा सर्वर पे रजिस्टर हो गई। अगले ही सेकंड उसकी आंखें खुलती हैं और वो खुद को मेड्स से घिरा पाता है। उसे लगता है, भाई ये स्वर्ग है क्या, एंट्री इतनी आसान। वो मौके पे चौका मारने के लिए एक मेड पे हाथ साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से उससे एक मैजिक स्पेल निकल जाता है जो सीधे महल की छत को सरप्राइज मदरफजर बोल के फाड़ देता है। वो खुद शॉक में है। एक मिनट, मैं तो अभी डायपर में हूँ और इतनी पावर। पता चलता है कि उसकी विश पूरी हो गई है। उसे ना सिर्फ अनलिमिटेड माना के साथ नई लाइफ मिली है, बल्कि वो अब रॉयल फैमिली का 7th प्रिंस है। फ्रॉम जीरो टू हीरो इन लिटरली 1 डेथ। कुछ साल निकल जाते हैं और किंगडम एकदम चिल मोड में है। सब खुश, सब अमीर, बिल्कुल राम राज्य। महल के अंदर मेड्स लॉयड को ढूंढ रही हैं, जो उनसे बचने के लिए टॉम एंड जेरी खेल रहा है और एक स्टैचू के पीछे छिपा है। वो दूसरी तरफ भागता है, पर कुछ पॉलिटिशियन से टकरा जाता है और उन्हें कहता है, सुनो, मेड्स को मत बताना, सेटिंग है अपनी। एक पॉलिटिशियन जो चापलूसी में PhD कर रखा है, उसे हंटिंग पे ले जाने का ऑफर देता है, पर लॉयड तब तक में गॉन इन 60 सेकंड्स हो चुका था। एक नीले बालों वाला बंदा उस पॉलिटिशियन को कहता है, अबे क्या बटरिंग कर रहा है, 7th प्रिंस है, उसे गद्दी नहीं घंटा मिलेगा। लेकिन एक ब्लॉन्डी उसे याद दिलाता है, चुप कर, ये वही लौंडा है जो 1 साल का होने से पहले स्पेल बुक्स पढ़ता था और एक ट्रू जेंटलमैन की तरह मैं माँ का दूध नहीं पीऊंगा बोलता था। और पैदा होते ही इसने छत में जो सुराग किया था, वो अभी तक PWD वाले ठीक कर रहे हैं। दूसरी तरफ लॉयड को क्राउन में 0 फक्स टू गिव। वो तो बस अपनी नई बॉडी एक्सप्लोर कर रहा है, जिसकी थाइज एक लड़के के हिसाब से अजीब सी थिक है। खैर, आजकल का जमाना है, कुछ भी चलता है। वो मेड्स को जूक दे के सीधा रॉयल लाइब्रेरी में घुस जाता है। वहां मैजिक बुक्स का ढेर देखकर उसकी आंखों में डॉलर नहीं, स्पेल दिखने लगता है। वो एक भारी भरकम बुक उठाता है, पर इससे पहले कि वो ज्ञान ले पाता, सिल्फा, उसकी टीचर, एंट्री मारती हैं और उसे खींचते हुए स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए ले जाती हैं। दोनों के बीच ऐसी स्पारिंग शुरू होती है कि फ्लैश भी शर्मा जाए। पहली नजर में लगता है कि प्रिंस सिल्फा के सामने टिक पा रहा है, लेकिन सिल्फा जल्द ही उसे धूल चटा देती है। ब्रेक लेने पर लॉयड रोता है, यार रोज ये तलवार क्यों, क्राउन तो मिलना नहीं है। जिसके जवाब में सिल्फा कहती है, बेटा, लाइफ में अपनी गाड़ी खुद चलानी आनी चाहिए और खुद को प्रोटेक्ट करना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रॉयल्टी है या नहीं। सिल्फा दावा करती है कि जब से उसने 3 साल पहले उसे ट्रेन करना शुरू किया है, ये उसका लाइफ मिशन बन गया है। लॉयड पलट कर बोलता है, मैडम थोड़ा चिल करो, गेट अ लाइफ, बाहर घास वास देखो। लेकिन सिल्फा की डिक्शनरी में चिल शब्द ही नहीं है। वो फिर से अटैक कर देती है। लॉयड एकदम परफेक्ट ब्लॉक के साथ उसकी तलवार रोकता है। दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं जैसे ये कोई एनिमे का फाइनल बैटल हो, पूरा गोकू वेजिटा वाला फील। सिल्फा मन ही मन मान जाती है कि प्रिंस काफी इंप्रूव कर गया है और एक बेहतर सोर्ड्समैन बन रहा है। लेकिन लॉयड को पता है कि सिल्फा अभी भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में नहीं आई है और हमेशा की तरह अपनी असली पावर रोक रही है। फिर भी उसके बराबरी करने के लिए उसे कंट्रोल टाइप मैजिक यूज करनी पड़ती है। बेसिकली वो सिल्फा के हर मूव को कॉपी पेस्ट कर रहा था। इसको कहते हैं चीटिंग, बट फॉर अ गुड कॉज था किताबें पढ़ना, और क्या। इसके बावजूद सिल्फा की एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, रीच और हाइट के आगे वो टिक नहीं पाता और पीछे ढकेल दिया जाता है। वो जानता था कि अगर आलसी की तरह लड़ा तो सिल्फा उसे पूरी शाम पीटी कराएगी, इसलिए वो थोड़ी और स्मार्ट वर्क करता है। वो अपनी तलवार की लेंथ बढ़ाने के लिए मैजिक यूज करता है, अपनी फोरआर्म को हल्की तरह फुला देता है और हाइट का इशू सॉल्व करने के लिए हवा में उड़ने लगता है। पूरा जुगाड़ सिस्टम ऑन। वो फिर से अटैक करता है और इस बार सिल्फा को रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स से लड़ रहा है। दोनों एक दूसरे के अटैक्स को परफेक्टली मैच करते हैं, वार पे वार, पलटवार पे पलटवार।
लॉयड एक अलग एंगल से सरप्राइज करने के लिए अपनी लेविटेशन मैजिक यूज करता है और फाइट खत्म करने के लिए फाउंटेन से नाइट्रो बूस्ट लेने का प्लान बनाता है। लेकिन सिल्फा, जो उससे 2 कदम आगे सोचती है, शांति से उसकी तलवार रोकती है। उसे कहती है, बेटा चीटिंग करते पकड़े गए, और फिर उसे जमीन पर पटककर उसके सर पे एक प्यार भरी तपली मारती है। वो उसे बताती है कि वो जानती है कि उसने तलवार की लेंथ बढ़ाने के लिए मैजिक यूज किया था और अपनी हाइट बढ़ाने के लिए लेविटेशन मैजिक भी यूज किया था, लेकिन उस पे गुस्सा होने के बजाय वो तो इंप्रेस हो जाती है। वो लॉयड की तारीफ करने लगती है कि वो एक साथ 2 अलग-अलग मैजिक स्पेल्स यूज कर सकता है और कहती है कि दरबार के सबसे बेस्ट मेजेस भी ऐसा नहीं कर सकते। लॉयड को रियलाइज होता है कि अरे, इसको तो ये भी नहीं पता कि मैंने अपनी बाजू की ताकत भी बढ़ाई थी और इसके मूव्स भी कॉपी कर रहा था, लेकिन वो स्मार्ट है इसलिए अपना मुंह बंद रखता है। उसी शाम सिल्फा उसे नहाने के लिए बाथ हाउस ले जाती है और उसका सर अपने मैसिव प्लॉट्स के बीच में रखती है। तभी दूसरी लड़कियां उसे महल में डंजन्स में रखी एक ईविल बुक की कहानी सुनाती हैं, जिसमें एक पुराने बहुत बुरे डीमन की आत्मा कैद है। ये सुनते ही लॉयड के कान खड़े हो जाते हैं। वो लड़कियों को चकमा देकर निकल जाता है। अपने इनविजिबिलिटी स्पेल का बटन ऑन करके वो कॉरिडोर से होते हुए डंजन्स के दरवाजे पर गार्डिंग कर रहे नाइट्स के पास से ऐसे निकल जाता है जैसे मिस्टर इंडिया हो। उसे फॉरबिडन लाइब्रेरी का दरवाजा मिल जाता है, पर देखता है कि उस पर कुछ प्रोटेक्टिव स्पेल्स लगे हैं। लेकिन हमारे हीरो के पास इतनी ओपी एबिलिटीज हैं कि वो इन स्पेल्स को डीएक्टिवेट कर देता है और लाइब्रेरी में घुस जाता है। इतनी सारी किताबें देखकर वो एक्साइटमेंट में बच्चों की तरह लाइब्रेरी में इधर उधर भागने लगता है और एक किताब पढ़ने का डिसाइड करता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किताबों के ढेर से एक किताब फट के ऊपर उड़ने लगती है और उसके अंदर से एक अजीब सा डीमन बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे को प्रोटेक्टिव चार्म्स ने जकड़ रखा है। वो लड़के की तारीफ करता है, वाह बेटा बैरियर तोड़ दिया, जिस पर लॉयड कूल होकर पूछता है, अबे है कौन तू? डीमन उसे पागल कहता है और दावा करता है कि वो एंशिएंट डीमन ग्रिम है और लॉयड से पूछता है, भाई प्लीज मुझे इस किताब से आजाद कर दे। ग्रिम बेचारा आजादी की भीख मांगते हुए कहता है, देख भाई इतने सालों में ये सील वैसे भी कमजोर हो गई है, बस थोड़ा टाइम और मैं अपने आप ही बाहर आ जाऊंगा, तू बस थोड़ी हेल्प कर दे। फिर वो उसे लालच देने की कोशिश करता है और सोने का ढेर बना देता है। लेकिन लॉयड, जो अभी से ही प्रो बन चुका है, एक सोने का टुकड़ा उठाता है और उसे अपनी उंगलियों से मसलकर राख बना देता है। वो कहता है, डूड तेरा मैजिक बहुत बेसिक और अनरिफाइंड है, ये तो बस मिट्टी से बनाया तूने। वो उस सोने को वापस धूल में बदल देता है, जिसे देखकर ग्रिम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लॉयड कहता है, सुनो मैं लाइब्रेरी का बैरियर वापस लगा दूंगा, बस कुछ किताबें पढ़ लूं। ये सुनते ही ग्रिम की हवा टाइट हो जाती है। वो घबरा कर कहता है, अरे नहीं नहीं, जिस मेज ने मुझे सील किया था वो तो कब का टपक गया और मेरा इस किंगडम के लोगों से कोई पंगा नहीं है, प्रॉमिस। लॉयड उसकी सीधी सादी बातों में नहीं आता तो ग्रिम अपना आखिरी पत्ता फेंकता है। वो उसे एंशिएंट मैजिक सिखाने का वादा करता है जो किसी भी किताब में नहीं है। जैसे ही लॉयड ने सीक्रेट मैजिक सुना, उसके दिमाग के सारे सर्वर ऑन हो गए। वो तुरंत पूछता है, सच्ची पक्का सिखाएगा? ग्रिम कसम खाता है और कहता है, भाई मेरे पास बहुत मैजिक पावर है, जिससे लॉयड को अपनी पिछली लाइफ की बेइज्जती याद आ जाती है। वो अपना क्लोक हटाता है क्योंकि सब जानते हैं थिक थाइज सेव लाइफ्स, और अपनी मैजिक से उस बैरियर को तोड़ देता है जिसने ग्रिम को कैद कर रखा था। ग्रिम, जो बेसिकली कुछ अलग अलग जानवरों का खिचड़ी वर्जन लग रहा था, बाहर निकलता है। लॉयड मासूमियत से कहता है, टीच मी मैजिक प्लीज। ग्रिम उसे देखता है और बिना एक सेकंड सोचे उस पर इतनी पावरफुल और डार्क मैजिक से अटैक करता है कि पूरी लाइब्रेरी बूम करके धूल में मिल जाती है। वो किंगडम को बर्बाद करने ही वाला था कि तभी धूल साफ होती है और वो देखता है कि एक बड़ा सा मैजिकल बैरियर लॉयड को प्रोटेक्ट कर रहा है। लॉयड उस मॉन्स्टर से कहता है, भाई ऐसा मैजिक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर ग्रिम का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में उस पर एक के बाद एक डार्क मैजिक के गोले फेंकने लगता है, लेकिन बैरियर पे एक खरोंच तक नहीं आती। इधर लॉयड ये समझने की कोशिश कर रहा है कि इस डार्क मैजिक को कंट्रोल कैसे करें। इस आइडिया से ही वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपने हाथ में थोड़ी सी डार्क मैजिक पकड़ लेता है, जिससे उसकी उंगलियां गोभी की तरह कट जाती हैं। लेकिन ये मैसोकिस्टिक फ्रीक अपना ही खून चाटता है और ग्रिम से कहता है, और जोर से भाई, ट्राई योर बेस्ट। ग्रिम गुस्से से पागल हो जाता है, अपने सर को 2 हिस्सों में तोड़ देता है और 2 अलग अलग स्पेल्स चैंट करना शुरू कर देता है। फिर दोनों स्पेल्स को कंबाइन करके वो एक सुपर पावरफुल मैजिक ब्लास्ट लॉयड पे मारता है। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब उसका मैजिक बैरियर को फिर से घंटा फर्क नहीं डाल पाता। वो डर के बारे भागने की कोशिश करता है, पर सामने एक और बैरियर से टकरा जाता है। लॉयड कहता है, सॉरी भाई, मैं बस सेफ्टी फर्स्ट में बिलीव करता हूं, इसलिए उसने बाहर एक और बैरियर लगा दिया था ताकि ग्रिम भागकर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करे। ग्रिम फिर से एक डिस्ट्रक्टिव स्पेल रेडी करने लगता है, पर लॉयड उसे रोकता है और कहता है, रुको रुको, मैं पहले अपनी बेस्ट डिफेंसिव मैजिक दिखाओ।
ये कहते ही लॉयड एक स्पेल चैंट करता है और एक मैजिक बॉल फेंकता है जो पूरे बैरियर को एक लावा पिट में बदल देती है, जिसमें ग्रिम बेचारा तंदूरी चिकन की तरह भुन रहा होता है। ऊपर से लॉयड ये नज़ारा देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद लॉयड अपनी मैजिक से लाइब्रेरी को एकदम नया जैसा बना देता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर ग्रिम इतना इंप्रेस हो जाता है कि वो उसे डैडी बुलाने लगता है। लॉयड सोचता है, डीमंस तो मरते नहीं, तो क्यों ना इसको अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना लिया जाए। ग्रिम ये सुनते ही जमीन पर गिरकर दया की भीख मांगने लगता है और हमेशा के लिए लॉयड का फेमिलियर यानी पर्सनल साइड किक बनने का वादा करता है, जिसे लॉयड कहता है, ठीक है आजा। फिर वो ग्रिम से कहता है, पर तू दिखने में बहुत अजीब है। ग्रिम तुरंत एक क्यूट से बकरे के बच्चे में बदल जाता है। लॉयड उसे कहता है, चल अब मेरी पॉकेट में आ जा। इधर ग्रिम पॉकेट में जाते जाते मन ही मन प्लान बना रहा होता है कि जैसे ही मौका मिलेगा वो लॉयड की बॉडी पे कब्जा कर लेगा। क्लासिक विलन मूव। लेकिन जैसे ही ग्रिम उसके शरीर को छूता है, उसे 440 वोल्ट का झटका लगता है। उसे रियलाइज होता है कि लॉयड का माना इतना ओवर द टॉप पावरफुल है कि वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकता। बॉडी कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। उसका बॉडी स्नैचिंग का प्लान वहीं पे एरर 404 प्लान नॉट फाउंड हो जाता है। वो तुरंत एक लॉयल चमचे की तरह बिहेव करने लगता है, जबकि उसके दिमाग में अभी भी लॉयड को हराने और एक दिन किंगडम को तबाह करने के 101 तरीके चल रहे थे। कुछ हफ्ते बिना किसी ड्रामे के निकल जाते हैं। एक दिन जब लॉयड लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, उसका बड़ा भाई एल्बर्ट, जो गद्दी का सेकंड इन लाइन है, वहां आता है। हे छोटे कहकर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा। छोटा प्रिंस तो हमेशा तैयार, फौरन हाँ बोल देता है और नीचे जाता है। वहां प्रिंस एल्बर्ट हाई फायरबॉल से टारगेट्स के एकदम बुलजाई पे निशाना लगाकर अपनी मैजिक का शो ऑफ करता है। सारी मेड्स और उसके केले चापाटे तालियां पीटने लगते हैं। वाह वाह वाह। अब बारी आती है लॉयड की। वो एरिया में जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे अपनी असली पावर्स छुपानी है। इसलिए वो जानबूझकर अपने फायरबॉल से टारगेट्स को बस साइड से टच करके निकाल देता है, जैसे कैरम में कटिंग खेल रहा हो। सब लोग उसके लिए भी तालियां बजाते हैं, लेकिन एक टकला पॉलिटिशियन लॉयड का मजाक उड़ाता है। ये तो बस ग्रेज कर पाया, प्रिंस एल्बर्ट को देखो सीधा सेंटर में मारा। एल्बर्ट ये सुनकर थोड़ा चिढ़ जाता है और सबको ऊपर जाने के लिए कहता है, लेकिन लॉयड को बोलता है, तू खेल और प्रैक्टिस कर जितना मन करे। लॉयड के लिए जैसे लॉटरी लग गई। अब वो अपनी मैजिक को फुल पावर पे यूज कर सकता है। वो ग्रिम की तरफ मुड़ता है और कहता है, चलो अब मेरी स्पेशल मैजिक ट्राई करते हैं, जिसमें वो एक साथ 2 स्पेल्स यूज करने वाला था। ग्रिम हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि ऐसा सिर्फ डीमंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास मल्टीपल सर होते हैं। लेकिन लॉयड जिद्दी है। मेरे पास एक आइडिया है, कहता है और बिना वार्निंग दिए अपनी मैजिक से ग्रिम को अपने हाथ में खींच लेता है। अब दोनों मिलकर 2 अलग-अलग स्पेल्स चांट करने की कोशिश करते हैं। पहली बार वो फेल हो जाते हैं। स्पेल थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स था, लेकिन लॉयड हार मानने वालों में से नहीं है। जब वो दोबारा चांट करना शुरू करते हैं, लॉयड एकदम ग्रूव में आ जाता है। ग्रिम डर जाता है क्योंकि उसे यंग प्रिंस के अंदर से बेतहाशा माना बहता हुआ महसूस होता है। ग्रिम को रियलाइज होता है कि लॉयड सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स स्पेल्स ही नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग क्लास की मैजिक को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा है, जो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। आसपास की रियलिटी टूटने लगती है जब पावर 2 छोटी बॉल्स में कंडेंस होती है, जिनको वो कंबाइन करके आसमान में शूट कर देता है। एक जोरदार धमाका होता है जो पूरे किंगडम में सुनाई देता है। जब धूल साफ होती है, लॉयड देखता है कि उसने पूरा ट्रेनिंग यार्ड तबाह कर दिया है और आसमान में एक बड़ा सा छेद यानी होल हो गया है। वो डर जाता है, लेकिन शुक्र है कि वो होल थोड़ी देर में अपने आप गायब हो जाता है और सब ठीक हो जाता है। अगले दिन ग्रिम न्यूज़पेपर लेकर आता है, जिसके फ्रंट पेज पर होल इन द स्काई की तस्वीर छपी है। लेकिन लॉयड का ध्यान एक आर्टिकल पे जाता है जिसमें एक एडवेंचरिंग पार्टी को एक डंजन से ढेर सारा लूट मिला था। ये पढ़कर वो डिसाइड करता है कि उसे भी एक डंजन में जाना है। वो एक एकॉर्न का टुकड़ा निकालता है और अपनी मैजिक से खुद का एक एग्जैक्ट रेप्लिका यानी क्लोन बना देता है, जो बिल्कुल उसकी तरह काम करता है। उसके बाद वो अपने क्लोन को वापस अपने अंदर लेता है और डंजन की खोज में उड़ जाता है। पता चलता है कि ग्रिम की आधी आत्मा उस क्लोन के अंदर मैजिकली ट्रांसफर हो गई है ताकि वो महल से कम्युनिकेट कर सकें। महल में ग्रिम आईने में लॉयड के काम को एडमायर कर रहा होता है। उधर असली प्रिंस तेजी से दूर दूर तक उड़ रहा होता है। तभी उन्हें एक लड़की दिखती है जो कुछ ऑर्क से बचकर भाग रही होती है। वो ऑब्जर्व करने के लिए एक पहाड़ी पे उतरते हैं, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब वो लड़की एक स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक से एनर्जी गेन करती है और पहले 2-3 ऑर्क्स को एक झटके में उड़ा देती है। फिर आखिरी ऑर्क को एक काई ब्लास्ट से एक्सप्लोड कर देती है। एक ऐसी टेक्निक जिसके बारे में लॉयड ने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। लड़की उसे तुरंत नोटिस करती है और पहाड़ पे चढ़ जाती है, ये सोचते हुए कि वो दुश्मन है। लेकिन उतनी देर में लॉयड अपनी इमिटेशन मैजिक यूज करके खुद को थोड़ा लंबा और मैच्योर लुक दे देता है। बस लड़की तो उसके लुक्स पे एकदम फिदा हो जाती है। वो खुद को टाओ, एक बी रैंक वॉरियर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है।
लॉयड उसली डंजन्स के बारे में पूछता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए वो उसके साथ पार्टी अप करने को तैयार हो जाती है। दोनों डंजन के अंदर जाते हैं जहां वो अपने सामने आने वाले हर मॉन्स्टर को साफ करती जाती है, जबकि लॉयड वहां से चमकते हुए पत्थर कलेक्ट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद लंच के वक्त लॉयड उससे पूछता है कि क्या वो एनर्जी के लिए काई यूज कर रही थी। वो कहती है हाँ, और बताती है कि इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। जब वो ये सब समझा ही रही होती है, वो शॉक हो जाती है ये देखकर कि लॉयड सिर्फ उसे देखकर उसकी टेक्निक कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और तो और वो अपने अंदर एक नई तरह की एनर्जी फील करने लगता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। बाद में वो उसे डंजन में और गहराई में ले जाती है, जहां एक मॉन्स्टर वुल्फ उन पर अटैक करता है, लेकिन वो उसे तुरंत अपने काई ब्लास्ट से मार देती है। लॉयड इससे काफी इंप्रेस होता है और दोनों मिलकर रूम के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं, ट्रेजर चेस्ट में क्या है ये देखने के लिए। टाओ कहती है कि इस लो लेवल डंजन में कुछ खास नहीं होगा, लेकिन वो नोटिस करती है कि लॉयड लगातार काई ब्रीदिंग ट्राई कर रहा है, जिससे वो इतनी खुश हो जाती है कि वो लॉयड से शादी करने के सपने देखने लगती है। वो खुशी खुशी आगे बढ़कर चेस्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो ढक्कन उठाती है, जमीन से एक काली तलवार निकलती है और उसे 2 हिस्सों में काट ही देती अगर लॉयड ने उसे सही टाइम पे धक्का ना दिया होता। तलवार उनके पीछे के पत्थरों को भी काट देती है। दोनों पूरी तरह से शॉक होकर पीछे हट के देखते हैं कि ट्रेजर चेस्ट के नीचे से एक विशाल स्केलेटन उठ रहा है, जो वहां आने वाले हर किसी को मारने के लिए तैयार है। लॉयड पूछता है कि ये क्या बला है, और टाओ का दिल डूब जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि ये एक लिच है। वो तुरंत लॉयड की तरफ मुड़ती है, माफी मांगती है, फिर एक काई टेक्निक से उसे जोर से ब्लास्ट करके चेंबर के एग्जिट की तरफ फेंक देती है। लिच तुरंत अपनी मैजिकल ब्लेड से टाओ पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बस आसपास डॉज करती है और एक ब्लेड को किक करती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि ये लिच कितना पावरफुल है। उसे समझ में आता कि इतना स्ट्रांग मॉन्स्टर, जिसके सामने ए रैंक एडवेंचरर्स भी स्ट्रगल करें, इस लो लेवल डंजन में क्या कर रहा है। वो डिसाइड करती है कि वो लिच को डिस्ट्रैक्टेड रखेगी ताकि लॉयड कम से कम सेफ निकल सके। इस बीच लॉयड अभी भी हवा में उड़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि टाओ ने ऐसा क्यों किया। वो अपनी बैरियर एबिलिटी से खुद को स्लो डाउन करता है और गलती से 2 छोटे मॉन्स्टर्स को क्रश कर देता है। वो अपने हाथ को देखता है और ग्रिम से बात करने की कोशिश करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है। ग्रिम थका हुआ लग रहा था और लॉयड से कहता है कि वो जल्द से जल्द घर आ जाए। वापस बॉस रूम में टाओ जैसे तैसे लिच के सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रही थी, लेकिन इस प्रोसेस में बुरी तरह घायल हो गई थी। उसे रियलाइज होता है कि अगर ये चलता रहा तो वो जिंदा नहीं बचेगी। वो धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश करती है, ये सोचते हुए कि लॉयड अब तक भाग गया होगा। तभी उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब लिच बोल पड़ता है और उससे कहता है कि काई मैजिक सबसे लो लेवल मैजिक है और उसने एक बार एक काई यूजर को हराकर खाया था, जिसका टेस्ट बहुत ही हॉरिबल था। उसके मुताबिक वो जिसे भी खाता है उसे उसकी नॉलेज और स्किल्स मिल जाती हैं। लिच उससे कहता है कि वो इतनी वीक है कि वो उसे खाना भी नहीं चाहता, लेकिन वो उससे लॉयड के बारे में पूछता है क्योंकि उसे उसमें कुछ अलग लगा। उसका रिएक्शन टाइम कमाल का था, जैसे उसने सरप्राइज अटैक को पहले ही देख लिया हो। ताओ उसे बताती है कि उस आदमी का नाम लॉयड था और भले ही इस रेसिस्ट कॉन्टिनेंट पे सब लोग काई टेक्निक्स को नीची नजर से देखते हैं, उसे वो बहुत फैसिनेटिंग लगी और वो उसे सीखना चाहता था। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेती है और मॉन्स्टर पे अटैक करना शुरू कर देती है, जबकि वो अपने बैरियर के पीछे छिपा रहता है। लिच उसका मजाक उड़ाता कहता है कि उसके वीक अटैक से उसका शील्ड कभी नहीं टूटेगा। वो लगातार हमले करती रहती, ये सोचते हुए कि उसने 5 साल की उम्र से कितनी मेहनत की है इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए। वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है और बैरियर तोड़ देती है, लेकिन पाती है कि लिच वहां से गायब हो चुका है। वो थक कर जमीन पर गिर जाती है। तभी लिच पीछे से बोलता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो मेरी एक उंगली की मैजिक से भी कमजोर है, तुम बहुत बोरिंग दुश्मन हो। वो कहता है कि उसने अपना टाइम बर्बाद किया और उस पर एक बड़ा सा मैजिकल शार्ड फेंकता है। जैसे ही वो सोचती है कि सब खत्म, वो शार्ड 100 टुकड़ों में बिखर जाता है। पता चलता है कि लॉयड आखिरी वक्त पे पहुंच गया और उसने अपने बैरियर से ताओ की लाइफ बचा ली। वो उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा किया, और कहता है कि अब वो इस मॉन्स्टर को फिनिश करेगा। ताओ कंफ्यूज हो जाती है और लॉयड को देखती है, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून दिख रहा था। वो एक फाइट के लिए तरस रहा था। लिच एक स्पेल चैंट करना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक कर पाता, लॉयड एक काई टेक्निक यूज करके पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है। लिच उसकी स्पीड देखकर शॉक हो जाता है। लॉयड एक गहरी सांस लेता है और रॉक्स पर उल्टा लटक जाता है, खुद को अपने बैरियर से प्रोटेक्ट करते हुए। लिच लगातार अटैक करता रहता है, पर हर बार फेल हो जाता है। लॉयड उसके अटैक्स को इग्नोर करता है और सोचता है कि ताऊ ने उसे काई के बारे में क्या सिखाया था।
वो एक गहरी सांस लेता है और केव में तेजी से दौड़ने लगता है, जबकि लिच उसके बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता रहता है। लॉयड को रियलाइज होता है कि उसका बैरियर हवा को रोक रहा है, इसलिए वो अपने ही बैरियर को तोड़ देता है। ये देखकर लिच खुश हो जाता है और उस पर ढेर सारे मैजिक ब्लास्ट फेंकता है ताकि फाइट जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन लॉयड एक रॉक से लटक कर एक के बाद एक सारे अटैक से ऐसे बचता है जैसे वो कोई पार्कोर एक्सपर्ट हो। आखिरकार उसे टेक्निक समझ आ जाती है और वो अपने काय को अपने माना के साथ मर्ज करके एक सुपर पावरफुल मैजिक अटैक बनाता है। वो कुछ और अटैक से बचता है और फिर वो मैजिक अटैक अपने चारों तरफ घुमाकर लिच के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ताओ और मॉन्स्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन लॉयड अभी रुका नहीं, वो कुछ और मैजिक रेजर ब्लेड्स बनाता है और उन्हें लिच पे शूट करना शुरू कर देता है। लिच उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उसे इतनी ज्यादा मैजिक खर्च करनी पड़ती है कि वो थक जाता है। लिच हैरान है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। लॉयड इतनी तेजी से अटैक कर रहा था और अपनी मैजिक को हाई टेक्निक्स के साथ मर्ज करके उसने लिच की पावर्स को भी पीछे छोड़ दिया था। मॉन्स्टर के चेहरे पे कट लग जाता है, जिससे लॉयड का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो अपने ब्लेड्स को और पतला और शार्प बनाने लगता है, जिससे लिच को अपने मैजिक बायर के अंदर छिपने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन सबकी हैरानी के बीच लॉयड की सुपर स्ट्रॉन्ग मैजिक ब्लेड्स उस बैरियर को और लिच को एक साथ काट कर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। उसके बाद जब वो ट्रेजर चेस्ट देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक पुराना सा चाकू मिलता है, जिसमें ताओ को कोई इंटरेस्ट नहीं था। लॉयड पूछता है कि क्या वो उसे ले सकता है और वो मान जाती है। लेकिन तभी पूरा डंजन कांपने लगता है, जिससे लॉयड शॉक हो जाता है। टाओ उसे बताती है कि ये नॉर्मल है। जब भी किसी डंजन का ट्रेजर लूट लिया जाता है, केव कोलैप्स हो जाती है और डंजन हमेशा के लिए गायब हो जाता है। दोनों आसानी से बाहर निकल जाते हैं। लॉयड बंद होते हुए डंजन के एंट्रेंस को देखता है, जो उसे काफी फैसिनेटिंग लगता है। तभी लॉयड को अचानक याद आता है कि ग्रिम को उसकी जरूरत है। वो टाओ से कहता है कि उसे जाना होगा और उसे डंजन घुमाने के लिए थैंक्स कहता है। टाओ पीछे से चिल्लाती है, तुमने जो आखिरी स्पेल यूज किया था उसे काय ब्लेड कहते हैं और मैं भी उसे कभी यूज नहीं कर पाई। वो वादा करती है कि वो और स्ट्रांग बनेगी और सारी काय टेक्निक सीखेगी। लॉयड उससे कहता है कि वो भी उससे कुछ और टेक्निक सीखेगा और फिर आसमान में तेजी से उड़ जाता है। वो जल्दी से जल्दी अपने कमरे में सीक्रेटली घुसता है तो देखता है कि ग्रिम जमीन पर पड़ा है और उसके पूरे शरीर पर चोटें लगी हैं। पता चलता है कि सिल्फा उसके साथ यानी लॉयड के क्लोन के साथ ट्रेन करना चाहती थी, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि वो पहले से काफी कमजोर था, इसलिए उसने उससे पूरे दिन इतनी ट्रेनिंग करवाई कि ग्रिम की सारी एनर्जी ड्रेन हो गई। भले ही वो खुद एक डीमन था, उसी दिन वो ग्रिम को वो चाकू दिखाता है जो उसे डंजन से मिला था और कहता है कि उस पर कुछ स्पेल्स लगे हुए हैं। वो तुरंत पानी लेता है और एक स्पेशल मैजिक से चाकू पर लगे सारे मैजिक इंचैंटमेंट्स को धीरे धीरे साफ करने लगता है। ग्रिम उसे बताता है कि मैजिक इंचैंटमेंट्स काफी रेयर और मुश्किल होते हैं, लेकिन लॉयड डिसाइड करता है कि वो खुद वेपन्स को इंचांट करना सीखेगा। वो पानी को प्योरीफाई करता है जिसमें इंचांटमेंट था और रियलाइज करता है कि उसे ऑयल, सिल्वर और कुछ वेपन्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए। वो अपने पिता से थोड़ा सिल्वर मांगता है जो वो खुशी खुशी दे देते हैं, लेकिन सिल्फा कहती है कि वो उसे ऑयल तभी देगी जब वो उस पर एक हिट लैंड कर पाएगा। दोनों की स्पारिंग शुरू हो जाती है। लॉयड पूरी कोशिश करता है सिल्फा की स्किल्स को मैच करने की और उसके पीछे से निकलने के लिए अपनी एक्सेलरेशन टेक्निक भी यूज करता है, लेकिन सिल्फा उससे बच जाती है। लॉयड तुरंत एक अर्थ स्पेल से कुछ बैरियर्स बनाता है, लेकिन वो उन्हें भी तोड़ देती है और लॉयड को अपनी बाहों में पकड़ लेती है। भले ही वो मैच हार गया, सिल्फा उसे फिर भी ऑयल दे देती है क्योंकि वो बस इस बात से खुश थी कि उसने पिछले दिन से बेहतर परफॉर्म किया। ग्रिम और लॉयड अपने सीक्रेट डंजन में जाते हैं और सारे सिल्वर कॉइन्स को पिघलाते हैं। फिर ऑयल का यूज करके उसमें मैजिक डालते हैं, जिससे एक सोल्यूशन बनता है जो उन्हें इंचैंटमेंट में हेल्प करेगा। आखिरी चीज जो उन्हें चाहिए वो है वेपन्स, इसलिए वो अपने बड़े भाई एल्बर्ट के पास जाता है और उसे बताता है कि वो इंचैंटमेंट प्रैक्टिस करना चाहता है। एल्बर्ट तुरंत अपने गार्ड्स को उसे कुछ वेपन्स देने का ऑर्डर देता है और गार्ड्स वहां इतने सारे वेपन्स रख देते हैं जितने उनके पास थे। सब मन ही मन रो रहे थे, ये सोचते हुए कि उनके वेपन्स बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि इंचैंटिंग सुपर हार्ड है और एक 10 साल का बच्चा ये कभी नहीं कर सकता। लॉयड और ग्रिम वेपन्स को नीचे डंजन में ले जाते हैं और उन पर इंचैंटमेंट सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्टील इतना स्ट्रांग नहीं था और सैकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है। लॉयड हार नहीं मानता और ट्राई करता रहता है, कई वेपन्स तोड़ता है, जबकि ग्रिम और उसका क्लोन उसकी मदद करते हैं और उसे चाय लाके देते हैं। आखिरकार वो एल्बर्ट के पास वापस जाता है और रिपोर्ट करता है कि 120 तलवारों में से वो 50 को सक्सेसफुली इंचैंट कर पाया, बाकी सब टूट गए। एल्बर्ट हैरान रह जाता है क्योंकि ए लैंकर इंचैंटर्स का सक्सेस रेट सिर्फ 10% होता है। इधर लॉयड सोच रहा होता है कि उसने टेक्निकली 80 तलवारें इंचैंट की थी, लेकिन उसने उन पर कुछ और स्पेल्स ऐड करने की कोशिश की और वो भी टूट गए। इसलिए अब बस 50 तलवारें बची हैं जिन्हें और इंचैंट नहीं किया जा सकता। नाइट सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहा है और अपनी तलवार वापस शीट में डालते हैं, लेकिन शीट एकदम से 2 टुकड़ों में टूट जाती है। एल्बर्ट बहुत इंप्रेस होता है और लॉयड से पूछता है कि क्या वो उसके साथ एक मॉन्स्टर हंटिंग एक्सपीडिशन पर जाना चाहेगा। लॉयड खुशी खुशी मान जाता है।
अगली सुबह एल्बर्ट और उसकी पार्टी एक कैरेज में महल से निकलते हैं, जबकि लॉयड अंदर शांति से सो रहा होता है। वो सुंदर खेत खलिहानों और गेहूं की मीठी खुशबू के बीच से गुजरते हैं। आखिरकार लॉयड की नींद खुलती है और वो ग्रिम को चेक करता है, जो वो चिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद एल्बर्ट फॉरेस्ट के एंट्रेंस की तरफ इशारा करता है, जिसे देखकर लॉयड बहुत एक्साइटेड हो जाता है। वो सिल्फा से पूछता है कि क्या उन्हें आसपास मॉन्स्टर्स मिलेंगे। वो शांति से जवाब देती है कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स झील के पास मिलते हैं, फॉरेस्ट में नहीं। फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे अपनी आउटिंग पसंद आ रही है। लॉयड काफी खुश लग रहा था, क्योंकि उसे महल से बाहर घूमने का मौका आसानी से नहीं मिलता, और वो ये भी देखने के लिए एक्साइटेड था कि उसके एन्चेंटेड तलवारें कैसा परफॉर्म करती हैं। अचानक सिल्फा अपनी तलवार निकालती है, जिससे एल्बर्ट डर जाता है। उसे लगता है कि उसने कुछ गलत कह दिया, लेकिन सिल्फा कहती है कि आसपास मॉन्स्टर्स हैं, और जस्ट ऑन क्यू झाड़ियों से ढेर सारे मॉन्स्टर्स, जिन्हें कोबल्ट्स कहते हैं, निकल आते हैं और लॉयड की कैरेज को घेर लेते हैं। सिल्फा तुरंत नीचे कूद जाती है, जबकि नाइट्स प्रिंस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेते हैं। लॉयड अटैक से सरप्राइज होने का नाटक करता है, लेकिन ग्रिम कहता है कि उसे इन मॉन्स्टर्स के प्रेजेंस के बारे में तब से पता था जब से वो फॉरेस्ट में घुसे थे। पता चलता है कि लॉयड स्पेक्ट्रल डिटेक्शन यूज करने की कोशिश कर रहा था, एक काई टेक्निक जो उसने हाल ही में सीखी थी, जिससे उसे किसी भी दुश्मन की लोकेशन का पता चल जाता है। ग्रिम इससे बहुत इंप्रेस था, क्योंकि एक बहुत डिफिकल्ट टेक्निक मानी जाती है, लेकिन लॉयड पिछले 24 घंटों से उसे लगातार यूज कर रहा था। कोबल्ट्स और नाइट्स आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन सबकी हैरानी के बीच तलवार मॉन्स्टर के आर्मर को मक्खन की तरह काट देती है। ये देखकर नाइट्स भी डर जाते हैं, जिन्होंने पहले कभी इतनी शार्प तलवार यूज नहीं की थी। ज्यादातर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद भी वो इस बात से डरे हुए थे कि वो गलती से खुद को न काट लें। एल्बर्ट लॉयड की तलवारें इतनी परफेक्टली एन्चेंट करने के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है कि ए रैंक एन्चेंटर्स भी उसके सामने कुछ नहीं है। सिल्फा भी मॉन्स्टर की लाशों के ढेर पे खड़े होकर उसकी तारीफ करती है, भले ही लॉयड ने उसकी तलवार एन्चेंट नहीं की थी। अचानक एक भटका हुआ कोबल्ट झाड़ियों से निकलता है और लॉयड पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शुक्र है टाओ कहीं से प्रकट होती है और मॉन्स्टर को किक मार के दूर फेंक देती है। वो लॉयड को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे किसी के काय मैजिक यूज करने का एहसास हुआ था, लेकिन क्योंकि लॉयड अपने बच्चे वाले फॉर्म में था, वो उसे पहचान नहीं पाती। अचानक कोबल्ट रिकवर होकर उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन सिल्फा तुरंत उसे मार देती है और टाओ को कहती है पीछे हटो और लॉयड को इतने कैजुअली मत छुओ। दोनों के बीच में कैट फाइट शुरू होने ही वाली थी, लेकिन एल्बर्ट दिन बचा लेता है और टाओ से कहता है कि अगर वो चाहे तो झील तक उनके साथ आ सकती है। वो झील के किनारे पहुंच जाते हैं, आसमान में चांद निकल आता है। एल्बर्ट टाओ को लॉयड की जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज लग रही थी काय मैजिक के निशान ढूंढते हुए। लॉयड राहत की सांस लेता है कि उसका राज नहीं खुला और अपने टेंट में चला जाता है, लेकिन तभी एक ओवर प्रोटेक्टिव सिल्फा उसे गले से पकड़ लेती है। ये देखकर टाओ सिल्फा को क्रीप कहती है, जिससे सिल्फा गुस्सा हो जाती है। दोनों में आपस में बहस होने लगती है, जबकि नाइट सोचते हैं कि उनकी तो लॉटरी लग गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। लॉयड वहां से चुपके से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि ये तो महल से भी ज्यादा सफोकेटिंग माहौल है। एल्बर्ट लॉयड से बात करना शुरू करता है और उसे लड़कियों से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत स्कैरी हो सकती हैं। इस बीच लड़कियां लड़कों को लड़के होने के लिए उनकी ऐसी धुलाई करती हैं कि उन्हें दिन में तारे दिख जाते हैं, जो शायद उन्हें पसंद भी आया हो। सिल्फा आखिरकार अपनी स्कर्ट पहनती है, तभी ताओ कहती है कि वो यहाँ पहाड़ी के ऊपर वाले चापल को रिपेयर करने आई है। सिल्फा उसे कहती है कि वो अपना काम करे और निकले, लेकिन एल्बर्ट उसे रोकता है और कहता है कि उसे रात में वहां ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो कहता है कि उन्हें साथ रहना चाहिए और सुबह होते ही निकलना चाहिए। तभी अचानक लॉयड को कुछ महसूस होता है। एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और कहीं से एक जॉइंट मॉन्स्टर प्रकट होता है, जिसे देखकर लॉयड बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये पहला मॉन्स्टर था जिसे उसने एक फॉरेस्ट में देखा था। सब लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि लॉयड आराम से एक बॉक्स पर बैठ जाता है और सिल्फा उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। मॉन्स्टर, जो एक बेयरवुल्फ निकलता है, नाइट्स पर ऐसी सरप्राइजिंग स्पीड से अटैक करता है कि लॉयड भी इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि ग्रिम अपने ख्यालों में खोया हुआ है। बेयरवुल्फ एक नाइट का पीछा करता है, जिसे ताओ अपने स्पेशल काय ब्लास्ट से नीचे गिराकर बचा लेती है, लेकिन ये काफी नहीं था। बेयरवुल्फ फिर से उठ जाता है और अटैक करता है, जबकि ताओ उसे बचकर निकल जाती है। आखिरकार एल्बर्ट आगे आता है और अपनी तलवार निकालता है। वो एक स्पेल चांट करना शुरू करता है। तलवार उसके पीछे हवा में तैरने लगती है, सारी मैजिक पावर खींचती है और मॉन्स्टर पे एक फायरबॉल शूट करती है। स्पेल उस जानवर को पूरी तरह से बारबेक्यू बना देता है। सब लोग गद्दी के वारिस की ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और एल्बर्ट के नारे लगाने लगते हैं, ये दावा करते हुए कि उसकी मैजिक सबसे स्ट्रॉन्ग है। एल्बर्ट उन्हें बताता है कि उसके स्पेल्स नॉर्मली इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन लॉयड के एन्चेंटमेंट्स की वजह से उसकी मैजिक भी बूस्ट हो गई थी। जब नाइट और एल्बर्ट सोचते हैं कि फाइट खत्म हो गई है, ग्रिम लॉयड को बुलाता है और कहता है कि उसे अभी याद आया कि पहाड़ी के ऊपर वाला चैपल एक बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन को कैद करने के लिए यूज किया गया था बहुत पहले। इससे पहले कि वो कोई सवाल पूछ पाता, वो सीमिंगली मरा हुआ मॉन्स्टर फिर से उठ जाता है, सबको सरप्राइज करते हुए, और उनकी आंखों के सामने उनके चारों तरफ ढेर सारे मॉन्स्टर्स प्रकट हो जाते हैं। अचानक बेयरवुल्फ के मुंह से एक हाथ निकलता है और उसमें से एक डीमन बाहर आता है। वो खुद को पी के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और वादा करता है कि वो यहाँ मौजूद हर एक इंसान को मार देगा।
मॉन्स्टर्स तुरंत एल्बर्ट और उसकी पार्टी पे अटैक करते हैं, जो अपनी जगह खड़े रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हैरानी के बीच उनकी अटैक्स बेकार साबित होते हैं क्योंकि जानवर तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं। ताओ एक मॉन्स्टर को किक मार के दूर करती है और एल्बर्ट से कहती है कि ये मामला हाथ से निकल रहा है क्योंकि वो इतने सारे मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकते। नाइट्स मॉन्स्टर पर एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब बेकार। वो हर अटैक के बाद रीजनरेट हो जाते हैं। सिल्फा लॉयड को बैरल्स के पीछे छिपने को कहती है और वो उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। फिर वो ग्रिम से पूछता है कि क्या वो इस मॉन्स्टर को जानता है। ग्रिम जवाब देता है कि भले ही वो पी को पर्सनली नहीं जानता, उसे पूरा यकीन है कि ये वही डीमन था जिसे चैपल में कैद किया गया था। वो आगे बताता है कि पी अपना माना यूज करके बाकी सब जानवरों को एक पपेट की तरह कंट्रोल कर रहा है और उनके सारे घाव भी हील कर रहा है। लॉयड ये सुनकर हैरान हो जाता है। ग्रिम को जमीन पे पटक कर कहता है कि क्या वो उसे ये भी करना सिखा सकता है। ग्रिम शॉक हो जाता है कि वो इतनी बड़ी फाइट के बीच में मैजिक सीखना चाहता है। इधर टाओ अपनी पूरी हिम्मत से लड़ रही होती है, लेकिन सिल्फा उसे कमजोर कहती है कि वो इतने से मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पा रही। पी को तो जैसे पार्टी मिल गई थी। वो देख रहा था कि वो जीत रहा है क्योंकि इन लोगों को इतने सारे मॉन्स्टर्स से डील करना नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो लॉयड का मजाक उड़ाता है। उसे एक बेकार बच्चा जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए बेबी सिटर चाहिए कहता है। ये सुनते ही सिल्फा का पारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो लॉयड से पूछती है, 1 मिनट के लिए मैं जा सकती हूँ? लॉयड को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो माना कंट्रोल करना सीखने में बिजी था। अचानक सबको एक अजीब सा डर महसूस होता है। उन्हें रियलाइज होता है कि सिल्फा अब सीरियस हो गई है। वो अपनी तलवार पकड़ती है और बिना डरे पी की तरफ बढ़ती है, जो उसका और मजाक उड़ाता है। लेकिन सिल्फा उसे अगली इंसेल कहती है, जिसने कभी किसी लड़की को पास से भी नहीं देखा। ये सुनते ही पी का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन सबकी हैरानी के बीच सिल्फा ना सिर्फ उस अटैक से बचती है, बल्कि बियर वुल्फ के चारों हाथ पैर काट देती है। पी बहुत चिढ़ जाता है और अपना सारा माना बियर वुल्फ के हाथ पैर वापस लाने में लगा देता है। इस बीच एल्बर्ट नोटिस करता है कि बाकी मॉन्स्टर्स अब रीजनरेट नहीं हो रहे। इसका मतलब था कि अगर सिल्फा मेन बॉडी को डैमेज देती रहेगी तो वो बाकी छोटे मॉन्स्टर्स को बिना हील हुए हरा सकते हैं। जब ये सब हो रहा था, लॉयड माना के फ्लो को कंट्रोल करना सीख रहा था। ग्रिम उसे बताता है कि पहले उसे किसी शेप में लाना होगा, फिर उसमें कलर डालना होगा और आखिर में वो उसमें स्मेल भी ऐड कर सकता है। लेकिन ये बहुत हार्डकोर चीज है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। जब तक वो पलटता है, लॉयड ने अलग अलग रंगों का और एक कमाल की खुशबू वाला एक फूल माना से बना भी लिया था। दोनों उस फूल को ऐसे सूंघने लगते हैं जैसे सड़क पे बैठे जंकीज। इधर सिल्फा पी और उसके बियर वुल्फ पे स्टाइल मार रही थी। वो उन्हें एक बार और जमीन पर पटकती है और पास खड़े नाइट से कहती है, 1 मिनट के लिए अपनी तलवार देना। वो तुरंत मान जाता है। पी कंफ्यूज था कि ये मेड है कौन, क्योंकि उसके डिफेंस में कोई कमी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग सोर्ड्समैन एक बेकार बच्चे का बेबी सिटर क्यों बनना चाहेगा। लेकिन सिल्फा के लिए लॉयड ही उसकी सब कुछ था। वो उस तलवार को एडमायर करती है जिसे लॉयड ने इंचांट किया था। पी उसके साथ माइंड गेम्स खेलने का डिसाइड करता है। वो हंसने लगता है और कहता है कि उसे अब उस बच्चे में इंटरेस्ट आ गया है जिसे वो इतनी मेहनत से बचा रही है। वो वादा करता है कि वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा, फिर हर टूटे हुए हिस्से को आराम से एग्जामिन करेगा, फिर उन्हें जला देगा। वो सिल्फा के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगता है, उसे कंफ्यूज और प्रोवोक करने की कोशिश करता है और उसका प्लान काम कर जाता है। सिल्फा गुस्से से लाल हो जाती है। पी इस मौके का फायदा उठाता है और अटैक करने के लिए कूदता है, ये सोचते हुए कि आखिरकार उसने उसके डिफेंसेस तोड़ दिए हैं। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब सिल्फा अचानक उसके सामने मॉन्स्टर के मुंह के अंदर प्रकट होती है और पूछती है, तुम किससे लड़ रहे हो? पी इतना शॉक हो जाता है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती। तभी सिल्फा अपनी तलवार मॉन्स्टर के मुंह के आर पार कर देती है और उसे 2 हिस्सों में चीर देती है। फिर वो हवा में चांद के सामने जंप करती है, एक बार और डाइव करती है और बियर वुल्फ का सर काट देती है, जिसके अंदर से असली डीमन बाहर निकलता है। डीमन पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो देता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्फा उससे एक कदम आगे थी। वो बीस्ट के सर से पीछे कूदती है और डीमन के आंख और मुंह में तलवार घोंप देती है और फिर बियर वुल्फ के शरीर को पूरी तरीके से चीर देती है। छोटे छोटे टुकड़ों में वो पी को बाहर फेंकती है, जो बेचारा अब पूरी तरह से नंगा था। फिर वो एक और सॉलिड स्ट्राइक मारती है जो पी के शरीर को चीरती हुई उसे जमीन में गाड़ देती है। सब लोग डर से कांपने लगते हैं। उन्होंने सिल्फा को इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि लॉयड भी सिल्फा की असली ताकत देखकर हैरान था और सोचता है, बाप रे, अगर ये फुल पावर मोड में चली गई तो मैं भी इससे नहीं जीत सकता। लेकिन सिल्फा का फोकस सिर्फ एक टारगेट पर था। वो धीरे धीरे उस अधमरे पी की तरफ बढ़ती है और कहती है, तैयार हो जा उस तलवार की कोल्ड टच फील करने के लिए जिसे उस लड़के ने बनाया था जिसे तूने मारने की धमकी दी थी। सिल्फा डीमन से कहती है, सिंपल सरेंडर कर दे क्योंकि मैं तुझे जिंदा छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब पी बस स्माइल करता है और अपने मुंह से एक अजीब सी पिंक गैस छोड़ना शुरू कर देता है। ये गैस मॉन्स्टर्स की रीजनरेशन को नाइट्रो बूस्ट दे देती है, जो फिर से सिल्फा पे पीछे से अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एल्बर्ट और ताओ एक पावर ब्लास्ट से उन्हें वहीं ढेर कर देते हैं।
एल्बर्ट अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देता है, सिल्फा के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लाइन बनाओ ताकि वो पी से आराम से निपट सके। लेकिन तभी वो काली सी स्मोक उन तक पहुंच जाती है और अचानक सब लाइट्स आउट होकर जमीन पर गिर जाते हैं। ताओ रियलाइज करती है कि ये गड़बड़ है। यहाँ तक कि सिल्फा जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की भी इस डेमोनिक गैस से डील नहीं कर पा रही थी और घुटनों पर आ जाती है। पी उठता है और अपने पंख फैलाता है। वो कहता है, 1 सेंचुरी से ज्यादा हो गया है जब से मैं उस श्राइन से निकला हूं, और तब से वो मॉन्स्टर्स कलेक्ट कर रहा था जिन्हें सिल्फा ने अभी अभी डिलीट कर दिया है। ये सोचकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके चेहरे पर एक सीधा घूंसा मारता है, जिससे वो समुद्र में जा गिरती है। एल्बर्ट बेचारा उसे बुलाने की कोशिश करता है, पर उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी। डीमन ऊपर उड़ता है और दावा करता है, जो भी इस डेमोनिक गैस को सांस लेगा उसकी सारी स्ट्रेंथ गायब हो जाएगी और वो नॉकआउट हो जाएगा, जिससे उसे मारने के लिए फ्री टाइम मिल जाएगा। लेकिन वो सिल्फा की तारीफ करते हुए कहता है, पर ये लड़की इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं है। वो कहती है, तुम्हारी गैस में बहुत बदबू है, जिससे वो चिढ़ जाता है और उसे एक किक से खत्म करने की कोशिश करता है। थैंक गॉड ताओ सही टाइम पे पहुंचती है और किक को ब्लॉक कर लेती है, सिल्फा की लाइफ बचाते हुए। डीमन कंफ्यूज हो जाता है, ये लड़की अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुई। ताओ सिल्फा से पूछती है, तुम खड़ी हो सकती हो, लेकिन सिल्फा कहती है, अपने काम से काम रखो, मैं इसे खुद डील कर लूंगी। ताओ उस पर चिल्लाती है, झूठ मत बोलो, तुम तो हिल भी नहीं पा रही हो। सिल्फा उसे बीच में काटती है और कहती है, भागकर लॉयड के पास जाओ और मेक श्योर कि वो सेफ है, और फिर बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। पी सिल्फा की स्ट्रेंथ की तारीफ करता है, कहता है कि वो जिंदा सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स में से एक होगी। अचानक वो उसके पीछे प्रकट होता है और एक क्रीपी चेहरे के साथ पूछता है, अब बताओ तुम पर इस स्मोक का असर क्यों नहीं हो रहा। वो उसे किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच जाता है और तुरंत अपनी टेंटिकल से उसका पैर पकड़ लेता है, उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वो उसे उल्टा पकड़ लेता है और रियलाइज करता है कि वो एक अजीब सी ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रही है जो उसे उसकी स्मोक से बचा रही है। वो पूछता है, जब मौका था तो भागी क्यों नहीं। ताओ प्रिटी प्रिविलेज में बिलीव करती है और तुरंत उसके चेहरे पर एक घूंसा मारती है जैसे एलेक्स पेरेरा, और कहती है, मैं तुम्हारे जैसे अगली इंसान की गुलाम कभी नहीं बनूंगी। वो ऊपर कूदती है और अपना सबसे पावरफुल स्पेल यूज करती है। एक इतना स्ट्रॉन्ग झटका लगता है कि पी पानी में जा गिरता है। उसे रियलाइज होता है कि शायद ये गलती थी, क्योंकि उसे काउंटर अटैक करने से पहले अपनी ब्रीदिंग रिकवर करनी थी। लेकिन बैड लक ने पीछा नहीं छोड़ा। एक डॉग मॉन्स्टर पीछे से उस पर अटैक करता है और उसे पूरा निगलने की कोशिश करता है। वो जैसे तैसे उसके जबड़े को खुला रखती है और रियलाइज करती है कि मॉन्स्टर्स हेल्थ पोशन पीकर पहले ही रीजनरेट हो चुके हैं। तभी डीमन जाग जाता है और कहता है, तुम्हारी पूरी पार्टी तो ट्रैश थी, यहां बस तुम और वो सोर्ड वुमन ही काम के हो, इसलिए मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊंगा। वो तुरंत अपनी मैजिक स्मोक को फुल ब्लास्ट पे रिलीज करता है और उससे कहता है, हार मान ले और मेरी मिनियन बन जा। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब लड़की होश में रहती है और कहती है, मैं अपनी प्रिंस इन शाइनिंग आर्मर को आसपास फील कर सकती हूं और वही मुझे हिम्मत दे रहा है। पी डॉग को ऑर्डर देता है, इसे खा जाओ, और मॉन्स्टर उसे जिंदा निगल जाता है। वो आसपास देखता है और सोचता है, बैटल जीत ली गई है, अब है पे बैक टाइम। वो बेहोश सिल्फा को पानी से बाहर निकालता है और दावा करता है, तुमने मेरे बहुत सारे मिनियंस को मारा, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मेरी पर्सनल मिनियन बनकर। वो कहता है कि वो उसे अपनी मैजिक स्मोक से भर देगा और उसे अपनी अटेंडेंट बना लेगा जब तक वो मर ना जाए। इस बीच लॉयड अभी भी बैकग्राउंड में चिलिंग कर रहा था और पी से पूछ रहा था, वैसे तुमने इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कैसे किया। पी घमंड से बताता है, जब ये सब छोटे छोटे पप्स थे, मैंने इनके पेरेंट्स को मार दिया और फिर अपनी मैजिक स्मोक से इनकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया, सिंपल। अचानक से उसे याद आता है, 1 मिनट, यहां तो किसी को होश में नहीं होना चाहिए था। ये सोचकर उसकी फट जाती है और वो पलटकर देखता है कि लॉयड एक डॉग वुल्फ के साथ फेच खेल रहा है। वो लॉयड से पूछता है, तू मेरी स्मोक में इतनी आसानी से बिना किसी डैमेज के कैसे घूम रहा है। तभी पी नोटिस करता है कि ग्रिम भी एक डीमन है। वो पूछता है, तू इस छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहा है और इसका मजाक उड़ाने लगता है। यार, एक डीमन होकर बेबी सिटर बन गया, कितना नीचे गिरोगे। ये सुनकर ग्रिम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जानता है कि पी वैसे भी जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए वो अपना गुस्सा पी जाता है। वो कहता है, मैं तुझे एक फेलो डीमन के नाते कुछ एडवाइस देने वाला था, लेकिन अब मैं बस तुझे दर्द में मरते हुए देखना चाहता हूं। पी इस पर हंसता है और अपने डीमन डॉग्स को भेजता है, जाओ इस लड़के को चीर फाड़ दो। लॉयड ये देखकर काफी खुश लग रहा था। उसे अपनी नई नई सीखी हुई माना ट्रांसम्यूटेशन मैजिक ट्राई करने का मौका जो मिल गया था। ग्रिम उसे बताता है कि इसके लिए उसे थोड़ा माना खर्च करना होगा, लेकिन लॉयड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना माना आउटपुट फिक्स करता है और उसे यूज करके फूलों का एक गर्म और सॉफ्ट बेड बना देता है। ये मॉन्स्टर्स को डीमन के कंट्रोल से डिस्कनेक्ट कर देता है और उन्हें वो गर्माहट याद दिलाता है जो उन्हें अपने परिवार के साथ महसूस होती थी और कैसे पी ने उनके पेरेंट्स को मारा था।
पी इतना हैरान रह जाता है कि वो बस देखता रहता है कि कैसे लॉयड उसके मॉन्स्टर डॉग से घिरा हुआ है और उन सबको प्यार से सहला रहा है। लॉयड फिर एक डॉग के पास जाता है और उसे कहता है, चलो उगल दो जो खाया था। डॉग तुरंत एक बेहोश ताऊ को अपने मुंह से बाहर निकालता है। पी कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करता है और ढेर सारी मैजिक स्मोक फेंकता है, लेकिन ग्रिम उसे बताता है अब इससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये मॉन्स्टर्स अब ग्रोन अप हैं और तुमसे बहुत गुस्से में हैं। सारे डॉग वुल्स पी पर एक अनोखी स्पीड से अटैक करते हैं और उसे अपने पैक हंटिंग टेक्निक से चीर फाड़ना शुरू कर देते हैं। लॉयड इनकी स्ट्रैटेजी से काफी इंप्रेस होता है, लेकिन पी तुरंत कंट्रोल वापस पाता है और डॉग्स के सिरों को एक दूसरे से टकरा देता है और उन्हें पानी में फेंक देता है। वो इन पर इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे थे कि वो नीचे जाकर उनमें से एक को लात मारने लगता है और चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी बाकी फैमिली को भी मार देगा जैसे ही वो इस बच्चे से निपट लेगा। लॉयड यह सब पॉपकॉर्न टाइम की तरह देख रहा था। वो सोचता है, यार ये डीमंस मरते क्यों नहीं, तभी तो बेचारे विजर्ड्स को उन्हें सील करने के लिए इतने जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ पी अपना ओवरपावरिंग माना फैलाना शुरू कर देता है। लॉयड द्वारा बनाए गए सारे फूलों को एक झटके में डिलीट कर देता है। लॉयड ये नतीजे पर पहुंचता है, शायद उस पिछले विजर्ड के पास इस डीमन को मारने के लिए सफिशिएंट मैजिक नहीं थी। अचानक पूरा एरिया अंधेरे में डूब जाता है। लॉयड ने अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर दिया था। पी एक स्टैच्यू की तरह खड़ा रह जाता है, डर से पूरी तरह पैरालाइज। ग्रिम आखिरकार पी को बताता है कि उसकी मैजिक स्मोक का लॉयड पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। भाई, लॉयड का माना इतना इंसेनली हाई है कि तेरा छोटा मोटा माना पोल उसे कभी ओवरपावर कर ही नहीं सकता था। इस बीच लॉयड अपने नए स्पेल्स ट्राई करने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। पी को रियलाइज होता है कि उस बच्चे का माना लेवल ओवर 9000 है और वो पसीने से भीग जाता है। जब लॉयड उसे एक शील्ड में कैद करने की कोशिश करता है, वो जैसे तैसे बच निकलता है। ये पी को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ये तो मेरे लिए कोई फाइट ही नहीं है, ये तो बस मजे कर रहा है और मुझे एक लैब एनिमल की तरह केज में बंद करना चाहता है ताकि मुझ पर अपनी स्ट्रॉन्ग मैजिक के एक्सपेरिमेंट कर सके। वो उस एरिया से रॉकेट की स्पीड से भागने लगता है, जबकि लॉयड लगातार बैरियर्स बनाता रहता है, डीमन को हर तरफ पिनबॉल की तरह उछालता हुआ। फिर वो ग्रिम की तरफ मुड़ता और कहता है, चल इसको कैद करने में मेरी हेल्प कर। ग्रिम आय कैप्टन बोलकर मान जाता है। दोनों मिलकर आधे टाइम में डबल बैरियर्स बनाने लगते हैं। यहां तक कि पी को भी रियलाइज हो जाता है कि अब तो गेम ओवर है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में पकड़ा जाता है। बैरियर के अंदर कैद होकर डीमन अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। वो वादा करता है, जब मैं इस दुनिया का राजा बन जाऊंगा तो तुम्हें अपने दरबार में एक बहुत ऊंची पोस्ट दूंगा, पक्का। लेकिन लॉयड को इस जॉब ऑफर में जीरो इंटरेस्ट था। वो ग्रिम के साथ मिलकर ढेर सारे स्पेल्स कंपाइल करना शुरू कर देता है। वो सब अलग अलग एलिमेंट्स के स्पेल्स को कंबाइन करता है, उन्हें 100 से मल्टीप्लाई करता है और उन्हें ट्रिपल इंटेंसिटी के साथ डिप्लॉय करता है। वो डीमन को बैरियर के अंदर 30 मिनट तक लगातार ब्लास्ट करता रहता है, बस ये देखने के लिए कि वो कितना डैमेज झेल सकता है। रिसर्च फर्स्ट, मर्सी लेटर। थोड़ी देर देखने के बाद वो आखिरकार डीमन को बैरियर से रिलीज करता है, जो अब पूरी तरह से सूखा हुआ और वेल डन टोस्ट जैसा लग रहा था। वो हवा में बिना हिले खड़ा रहता है। डीमन धीरे धीरे राख में बदलने लगता है, जबकि लॉयड को रियलाइज होता है कि सब लोग जागने लगे हैं, इसलिए किसी भी सस्पेशन से बचने के लिए वो तुरंत वहां से वैनिश हो जाता है। वो एल्बर्ट से मिलता है और जब एल्बर्ट पूछता है कि डीमन का क्या हुआ, लॉयड झूठ बोल देता है। ओ वो रॉबर्ट नाम के एक सुपर कूल मैजिशियन ने उसे मारा और भाग गया। कुछ दिनों बाद एल्बर्ट और उसकी पार्टी किंगडम लौटते हैं, जहां उनका शानदार स्वागत होता है। उन्हें राजा के सामने पेश किया जाता है, जो उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने इतने पावरफुल डीमन के सामने हिम्मत दिखाई। एल्बर्ट बताता है, सिर्फ हम नहीं, वहां 2 और लोग थे, ताओ और वो मिस्टीरियस मैजिशियन रॉबर्ट। ताओ रॉबर्ट को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में चली गई और वापस नहीं आई। राजा खुश लगता है और एल्बर्ट से कहता है, तुम एक सेकंड प्रिंस के नाते अच्छा काम कर रहे हो, अगले राजा बनने के फुल चांसेस हैं। लेकिन एल्बर्ट कहता है कि असली हीरो तो लॉयड था, उसके एन्चेंटेड वेपन्स के बिना हम कुछ नहीं कर पाते। सबकी हैरानी के बीच वो राजा से कहता है कि लॉयड को भी किंग बनने की रेस में शामिल किए जाए, और राजा मान जाता है। वो सब उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसे एक ग्रुप हग देते हैं, जब तक वो पूरी तरह से थक कर चूर नहीं हो जाता। बाद में लॉयड, सिल्फा और शीरो घर लौटते हैं। सिल्फा चाहती है कि वो उसके साथ ट्रेन करे, पर लॉयड का मूड नहीं था, ना, नॉट टुडे। तभी अचानक एल्बर्ट एक हीरो की तरह एंट्री मारता है और उसे बचा लेता है। वो कहता है, मुझे अपने छोटे भाई से कुछ जरूरी बात करनी है। सिल्फा उसे मना नहीं करना चाहती, लेकिन प्रिंस एल्बर्ट के सामने उसकी एक ना चली। एल्बर्ट लॉयड से कहता है कि वो उसे किसी से मिलवाना चाहता है।
और वो कोई था चौथा प्रिंस डायान। वो उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो डायान के ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप जाते हैं जो एक छोटे से तालाब के बीच में बना था। वहां वो लॉयड से उसके सोर्ड एन्चेंटमेंट्स के बारे में बात करना चाहता है। डायान अपने हथौड़े से टेबल पर थंब करता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे जैसा बच्चा ऐसा कर सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक्शन में देखना चाहता हूं। लॉयड बेचारा नर्वस हो जाता है। एल्बर्ट उसे बताता है कि जब से डायान 10 साल का था वो ब्लैकस्मिथिंग सीख रहा है और उसे इंचेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। ये सुनकर डायान फ्लस्टर्ड हो जाता है और लॉयड से कहता है, चलो काम शुरू करो। लॉयड उसे दी गई तलवार लेता है और डायान की ईगल आईज के नीचे उस पे एन्चेंटमेंट्स करना शुरू कर देता है। वो जल्दी काम खत्म कर लेता है और डायान जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। लॉयड न सिर्फ मास्टर एन्चेंटर से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट था, बल्कि उसने तलवार पर इतने स्पेल्स डाल दिए थे जो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था। डायान अपने भाई के स्किल से इतना इंप्रेस होता है कि उसे ट्रू जीनियस मान लेता है। वो उसे ऊपर उठा लेता है और कहता है, तुम्हारी हेल्प से मैं अपना अल्टीमेट मैजिक स्वॉर्ड बनाने का सपना पूरा कर सकता हूं। लॉयड क्यूरियस हो जाता है। डायान बताता है कि मैजिक स्वॉर्ड तब बनती है जब गर्म स्टील को फॉर्जिंग प्रोसेस के दौरान ही इंचांट किया जाता है। इससे तलवार और भी पावरफुल हो जाती है और इस जुगाड़ के लिए एक स्किल्ड स्मिथ और इंचांटर को साथ काम करना पड़ता है। डायान कहता है कि मेरे पास मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है और मैं समझता हूं कि जिन लोगों के पास मैजिक नहीं होती वो कैसा फील करते हैं। इसलिए मैं मैजिक स्वॉर्ड्स बनाना चाहता हूं ताकि हर कोई बस अपनी तलवार घुमाकर कूल मैजिक स्पेल्स यूज कर सके। लॉयड को अपने भाई के सपने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में बहुत इंटरेस्ट था और वो खुशी खुशी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। दोनों जल्दी काम शुरू कर देते हैं और लॉयड एफ बॉय अप्रेंटिस की यूनिफॉर्म पहन लेता है। डायान कहता है कि वो एक ऐसी तलवार बनाएंगे जिसमें फायर बॉल मैजिक स्टोर्ड हो। लॉयड सजेस्ट करता है, क्यों ना एक हाई लेवल फायर मैजिक डालें। डायान कहता है वो काम नहीं करेगा। हाई लेवल स्पेल में 14 पार्ट्स होते हैं और एक मैजिक स्वॉर्ड मैक्स 5 पार्ट्स ही होल्ड कर सकती है। लॉयड कहता है नो प्रॉब्लम। वो हाई लेवल स्पेल को कंप्रेस करके सिर्फ 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। वो इंचेंटमेंट बनाता है और उसे गर्म स्टील स्लैब पर डालता है जो बेचारा इतने कॉम्प्लेक्स स्पेल के वजन से टूट जाता है। लॉयड स्पेल को सिंप्लीफाई करने का डिसाइड करता है और नए इंचेंटमेंट्स बनाता है। अचानक डायान सिल्फा और शीरो को बाहर से झांकते हुए नोटिस करता है और उन्हें अंदर हेल्प के लिए बुला लेता है। नए इंचेंटमेंट्स थोड़े ज्यादा स्टेबल थे, लेकिन जैसे ही डायान तलवार को फोल्ड और शेप करने की कोशिश करता है, पिघला हुआ स्टील फिर से बाय बाय बोलकर टूट जाता है। लॉयड सबका टाइम और एफर्ट बर्बाद करने के लिए गिल्टी फील करता है और सोचता है, यार इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा है। ग्रिम शीरो के फर से बाहर निकलता है और लॉयड को टेंस देखता है। तभी उसकी नजर उस इंचेंटमेंट लिक्विड पे पड़ती है जिसे वो यूज कर रहे थे। डायान लॉयड को हिम्मत बंधा रहा होता है, तभी ग्रिम उसके पास आकर बताता है, दोस्त ये जो इंचेंटमेंट इंक तुम यूज कर रहे हो ना, ये बहुत लो क्वालिटी की है। यहां तक कि डायान भी मानता है, हाँ सस्ती थी इसलिए खरीद ली। और पाता है कि उसमें मॉन्स्टर कोर का अमाउंट बहुत कम है, जो एक अच्छी मैजिक स्वॉर्ड बनाने के लिए नॉट एनफ था। डायन के पास भी कोई एक्स्ट्रा मॉन्स्टर कोर नहीं पड़ा था। लॉयड सोचता है, लगता है अब एक डंजन क्लियर करना ही पड़ेगा। सिल्फा, जो उसके दिमाग को पहले ही पड़ चुकी थी, सजेस्ट करती है कि उन्हें डंजन हंटिंग पर जाना चाहिए। लॉयड बेचारा फ्लस्टर्ड हो जाता है और अपनी रॉयल इमेज बचाने की कोशिश करता है। अरे मेरे जैसा प्रिंस एक डंजन में कैसे जा सकता है। लेकिन सिल्फा बताती है कि उसने पहले ही किंग से परमिशन ले ली है। उनका भी यही मानना है कि लॉयड को दुनिया एक्सप्लोर करने से उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। अगले दिन वो एडवेंचरस गिल्ड जाते हैं। लॉयड उसे देखकर एकदम वाव हो जाता है। रिसेप्शनिस्ट कैटरीना उनका स्वागत करती है और उन्हें आगे का पेपर वर्क देती है अगर वो एडवेंचरस के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं तो। कुछ दिन बाद लॉयड ने सक्सेसफुली शीरो को कुछ कूल ट्रिक्स सिखा दी थी, जैसे शेक हैंड करना और पिछले पैरों पर खड़ा होना। सिल्फा इस पर तालियां बजाती है, लेकिन लॉयड अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। शीरो अभी भी कॉम्प्लेक्स कमांड्स फॉलो करने में स्ट्रगल कर रहा था, जैसे अपने भौंकने की पिच बदलना। वो कहता है, मैंने अपने माना में कमांड्स डालकर उस जायंट फरबॉल को भेजे, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उन कमांड्स को मतलब क्या है। सिल्फा सजेस्ट करती है, क्यों ना तुम किसी ऐसे से बात करो जो मॉन्स्टर्स को टेम करने में एक्सपर्ट हो। दोनों को रियलाइज होता है कि उन्हें किसके पास जाना चाहिए। वो शख्स जो शीरो को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प कर सकती थी, वो थी प्रिंसेस एलिस, जो अपने गार्डन टावर में रहती थी। ये टावर हर तरह के जीव जंतुओं से भरा था, जो सब एकदम शांति से रहते थे। ग्रिम गार्डन टावर देखकर स्टन रह जाता है और लॉयड से पूछता है, भाई ये एलिस नाम की लड़की कौन है जो इतने सारे क्रीचर्स को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। लॉयड बताता है, वो छठी प्रिंसेस है और मेरी बड़ी बहन, उसे हर तरह के जानवर पसंद है। अचानक एक लायन कब वहां आती है और लॉयड पर कूद जाती है, उसके साथ कडल करने लगती है। लॉयड उससे कहता है आराम से, लेकिन वो अचानक उसे किस करती है और उसे नॉकआउट कर देती है। सिल्फा ये देखकर पैनिक हो जाती है और उसे एक रिवाइविंग किस देने की तैयारी करती है। तभी एलिस की मेड एरिस उसे डांटने आती है। एलिस कहती है, मैं खुद को रोक नहीं पाई, मेरा भाई बहुत क्यूट है। जब सब शांत हो जाते हैं, लॉयड उसे बताता है कि वो उस बियरवुल्फ के लिए उसकी मदद लेने आया है, जिसे उसने हाल ही में अडॉप्ट किया है। एलिस शीरो के साथ कडल करती है। सिल्फा कहती है,
चलो अब वापस चलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि एलिस हमारी हेल्प कर सकती है, लेकिन लॉयड उसे एक चांस देना चाहता है। वो एलिस से कहता है कि वो उन्हें अपने मॉन्स्टर्स में से एक दिखाए। वो कहती है, मैंने पहले ही एक को समन कर लिया है। अचानक एक लंबा और सुंदर मॉन्स्टर वहां आता है, हाथ में एक हेयर बैंड लिया। वो उसे लूरू, एक लेसर फेनर जो बेयरवुल्फ से रिलेटेड एक एडवांस स्पीशीज है, के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। लॉयड हैरान था क्योंकि उसे मॉन्स्टर के आने का एहसास ही नहीं हुआ था, और इससे भी ज्यादा शॉकिंग ये था कि उसने सिल्फा का हेयर बैंड चुरा लिया था बिना उसे पता चले। और तो और उनमें से किसी ने भी एलिस को उसे कमांड देते हुए नहीं देखा। अब लॉयड का इंटरेस्ट जाग गया। वो तुरंत एलिस से पूछता है, तुम अपने मॉन्स्टर से बिना कोई साइन दिखाए कैसे कम्युनिकेट करती हो? एलिस कहती है, किसी भी जानवर से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यार। ये जवाब सुनकर सब थोड़ा बैफल्ड हो जाते हैं। एलिस कहती है, अगर दिल में प्यार हो तो कोई भी किसी भी मॉन्स्टर को समझ सकता है, और तभी उसके सारे पेट्स उसे घेर लेते हैं। मेड एरा लॉयड से माफी मांगती है और कहती है, प्रिंसेस एलिस जानवरों के मामले में गॉड लाइक रिज वाली जीनियस है, कोई भी उनसे कुछ नहीं सीख सकता। प्रिंसेस ये सुनकर खुश नहीं होती और दावा करती है, नहीं, कोई भी दिल में प्यार के साथ वो कर सकता है जो मैं करती हूँ। वो कहती है कि उन्हें बस उसे फील करना है और अपनी फीलिंग्स को रिलीज करना है। ये दरअसल एक कमांड था उसके पेट्स के लिए कि वो सिल्फा और आयरिस के साथ थोड़ी मस्ती करें। क्रीचर्स उनके कपड़े फाड़ देते हैं। सिल्फा बेचारी फ्लस्टर्ड हो जाती है और लॉयड से वापस चलने को कहती है, क्योंकि प्यार से क्रीचर्स को कमांड करना उसे बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट और बेकार की बात लग रही थी। लेकिन लॉयड ने आर्ट ऑफ लविंग क्रीचर्स में पहले ही महारत हासिल करना शुरू कर दिया था और उनमें से कुछ उससे चिपक रहे थे। सिल्फा ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर लॉयड ने प्यार में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है तो शायद मेरा चांस बन सकता है। वो इमेजिन करती है कि वो उसके गले लग रहा है और उससे प्यार के बारे में और सिखाने को कह रहा है। इधर लॉयड को अपनी गलती रियलाइज होती है। वो शीरू को ऑर्डर्स दे रहा था, जबकि उसकी बहन अपने पेट्स को ऑर्डर नहीं दे रही थी। वो अपनी विल उनके साथ शेयर कर रही थी। जब इलीज ने पहले क्रीचर्स को कमांड किया था, लॉयड ने उसका मेनॉर सीधे उसके सर से उनके सर में रिलीज होते हुए फील किया था। इस तरह वो आसानी से वो शेयर कर सकती थी जो वो चाहती थी, और उन्होंने उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। लॉयड अपना मैना फोकस करता है, इमेजिन करता है कि वो शीरू से क्या करवाना चाहता है, और फिर वो विजुअल्स सीधे शीरू के दिमाग में भेज देता है। बेयरवुल्फ उसके इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं। वो अचानक उसके चारों तरफ ठीक 3 बार गोल गोल घूमता है, फिर हवा में ऊंची छलांग लगाता है और जमीन पर लैंड करते ही एक बार भौंकता है। लॉयड इंस्ट्रक्शंस को परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए शीरू के फर को प्यार से सहलाता है। आयरिस सेवेंथ प्रिंस के जीनियस को देखकर स्टन्ड रह जाती है, और सिल्फा थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि उसके सपने सच नहीं हुए। इलीज हालांकि अपसेट थी कि लॉयड चीजों को इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा है। वो दावा करती है, ये विल या मैना के बारे में नहीं है, बस जानवरों से प्यार करो ताकि वो तुम्हारे दोस्त बन जाएं। लॉयड कहता है, प्यार भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके बिना जानवर इंसान की नहीं सुनेंगे और इंसान उन्हें समझ नहीं पाएगा। वो कहता है कि प्यार सच में एक वंडरफुल चीज है। ये सुनकर वहां खड़ी तीनों लड़कियां उसकी क्यूटनेस से पिघल जाती हैं। सिल्फा की एडवाइस पर लॉयड फॉर्म को ईमानदारी से भरता है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसे क्रिस्टल बॉल देती है जो उसकी पावर को मेजर करेगी और उसे रैंक देगी। उसे याद आता है कि उसने अपनी पिछली लाइफ में भी क्रिस्टल बॉल यूज किया था और उसने उसके शरीर से एक हल्की सी पर्पल लाइट निकाली थी क्योंकि उसके पास कोई मैजिक नहीं था। लॉयड 90% श्योर था कि अगर वो इस क्रिस्टल बॉल को अपनी फुल पावर मेजर करने देगा तो वो बूम करके एक्सप्लोड हो जाएगी और बहुत ज्यादा अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट करेगी। इसलिए वो अपने मैना को इतना कंप्रेस करता है कि वो उसकी असली एबिलिटीज का सिर्फ 1% रह जाता है और क्रिस्टल बॉल को छूता है। क्रिस्टल बॉल दिखाती है कि उसकी मैजिक A रैंक है, लेकिन बाकी सब एबिलिटीज F- रैंक है। ओवरऑल उसे E- रैंक मिलता है। बिल्डिंग में मौजूद सभी एडवेंचरर्स उस पर हंसने लगते हैं क्योंकि सबसे कमजोर एडवेंचरर्स भी D रैंक से शुरू करते हैं। लेकिन कटारेना हैरान थी क्योंकि लॉयड की मैजिक A रैंक थी, जो एक एक्सपीरियंस्ड मेज के बराबर थी। उसे विश्वास था कि वो सिल्वर ब्लेडर नाम के शख्स के बाद सबसे प्रॉमिसिंग एडवेंचरर है। एडवेंचरर्स ट्रिगर हो जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, तुमने इस बच्चे की लेजेंडरी सिल्वर ब्लेडर से तुलना करने की हिम्मत कैसे की, जिसने मॉन्स्टर्स के ढेर को कागज की तरह फाड़ दिया था और फिर A रैंक एडवेंचरर बनने के बाद अचानक गायब हो गया था। सिल्फा अपना गुस्सा कंट्रोल करती है और कटारेना से उन्हें एक डंजन में एंटर करने के लिए क्वेस्ट देने को कहती है, लेकिन वो बताती है कि उन्हें एक डंजन को चैलेंज करने के लिए कम से कम एक B रैंक एडवेंचरर की जरूरत है। सिल्फा कहती है कि वो खुद को री-रजिस्टर करेगी, तभी अचानक एक आदमी उसके कंधे पर हाथ रखता है। उससे कहता है कि वो उस बच्चे को छोड़ दे और उसके साथ चले। अगले ही पल सिल्फा उसकी आधी मूंछ काट देती है और सब पैनिक हो जाते हैं। कटारेना उन्हें बताती है कि सिल्फा ही वो वेरी सिल्वर ब्लेडर है। ये सुनते ही उन आदमियों की हवा निकल जाती है। इस बीच कैटरीना सिल्फा को बताती है, सॉरी मैम, बट गिल्ड पॉलिसीज के मुताबिक अगर आप री-रजिस्टर करती हैं तो आपको सीधा रैंक C में डिमोट कर दिया जाएगा। तभी जस्ट व्हेन यू थॉट इट वाज सेफ, टाओ वहां आती है और एक स्मग लुक के साथ लॉयड से कहती है, अगर तुम्हें किसी चीज में हेल्प चाहिए तो मैं यहां हूं।
सिल्फा लॉयड को टाओ के इन्फ्लुएंस से दूर रखना चाहती थी और बाहर जाने लगती है। टाओ उसे रोकती है। सिल्फा चिढ़कर पूछती है, यार तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाती हो, कोई स्टॉकर हो क्या? वो पूछती है कि क्या उसे उसका रॉबर्ट मिल गया, और टाओ का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है कि उसे उसके बारे में कोई क्लू नहीं मिल रहा। रॉबर्ट की तलाश में वो पागलपन की हद तक डंजन्स क्लियर कर रही है और अब एक ए रैंक एडवेंचरर बन गई है। अचानक वो लॉयड को पकड़ लेती है, चिल्लाते हुए, सुनो, तुम्हारी हेल्प के बदले में तुम मुझे प्रिंस एल्बर्ट के साथ एक डेट पे सेटअप करवाओगी। लॉयड बेचारा इस अजीब डील से परेशान कुछ क्वेस्ट देखने लगता है, जबकि सिल्फा अपना रोप टाओ से वापस लेने की कोशिश कर रही थी। वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे अपने एडवेंचरिंग डेज के बारे में क्यों नहीं बताया। वो जवाब देती है, मैं बस स्ट्रांग बनने के लिए एडवेंचरर बनी थी। आखिर में मुझे असैसिन्स गिल्ड से कुछ दुश्मन मिले जिन्हें मैं हरा नहीं पाई, इसलिए मुझे जल्द ही अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। उसके बाद लॉयड और उसकी पार्टी एक रैंडम डंजन में घुसते हैं और उसे इतनी आसानी से क्लियर कर लेते हैं जैसे वो कोई वीडियो गेम का इजी मोड हो। वो ट्रेजर चेस्ट हासिल करते हैं जो उस डंजन का कोर भी था। दूसरी तरफ एल्बर्ट डायन को चेक करने जाता है और उसे पता चलता है कि जब लॉयड लौटेगा तो वो अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। ये एल्बर्ट को थोड़ा चिंता में डाल देता है, क्योंकि एक वॉर तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी और वो चाहता था कि एक्शन शुरू होने से पहले उसके पास जितनी हो सके उतनी हेल्प हो। डायन उसे कहता है, बस थोड़ा और वेट करो भाई, फिर हम मास प्रोड्यूस करके मैजिक सॉर्ड्स बनाएंगे। लेकिन एल्बर्ट कहता है, छोड़ो ये सब, मेरे लिए तो यही काफी है कि हम भाइयों की तरह आपस में अच्छे से रह रहे हैं। वो डायन से कहता है कि वो फाइटिंग की चिंता ना करे, बस मेहनत करता रहे ताकि उसकी बनाई हुई तलवारें उनके सिटीजन्स की जान बचा सकें। डायन इससे खुश नहीं था, लेकिन तभी वो देखता है कि लॉयड डंजन कोर के साथ सक्सेसफुली लौट आया है। दोनों खुशी खुशी अपना काम रिज्यूम करते हैं और इस बार हाई क्वालिटी एन्चेंटमेंट इंक के साथ डायन एक मैजिक सॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाता है। बाद में वो उसे टेस्ट रन के लिए ले जाता है और उसे घुमाकर एक पावरफुल फायरबॉल अनलीश करता है जो टारगेट को पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर देता है। डायन और एल्बर्ट हवा में उड़ जाते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तलवार इतनी ओपी होगी। वो कांपने लगते हैं जब वो उस गड्ढे को देखते हैं जो अटैक ने पीछे छोड़ दिया था। लॉयड भी नर्वसनेस से पसीने पसीने हो जाता है और सोचता है, ओके, अगले बार से पावर लेवल थोड़ा कम रखना पड़ेगा। रात में लॉयड आखिरकार एक लंबे दिन के बाद अपने बेड में रिलैक्स कर सकता है। शीरो और ग्रिम भी जमीन पर गिरते ही सो जाते हैं। वो उन्हें सहला रहा होता है जब अचानक उसे गार्डन में एक अजीब ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस महसूस होती है। वो उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है। ये क्या है, ब्लैक होल का छोटा भाई? वो पलटकर देखता है कि क्या हो रहा है और वहां एक असैसिन को पाता है जो अपने अटैक के मौके का इंतजार कर रही थी। असैसिन फाउंटेन के पीछे छिप जाती है, लॉयड के कमरे पर नजर रखते हुए, लेकिन तभी लॉयड अचानक उसके बगल में प्रकट हो जाता है। पीकबू! असैसिन अपना सारा कूल खो देती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन लॉयड ने पहले ही उनके चारों तरफ अपना बैरियर लगा दिया था। कहीं ना जा आज तू! वो असैसिन को टीज करता है, तुम मेरे घर में ट्रेसपास क्यों कर रही हो और क्या तुम इसके लिए पनिशमेंट पाने के लिए तैयार हो? असैसिन अपना क्लोक फेंक देती है और लॉयड से माफी मांगती है कि उसने उसके खिलाफ अपना स्पेशल मूव यूज किया। उसके शरीर से एक मीठी फूलों जैसी खुशबू निकलती है और लॉयड को चक्कर आने लगता है। वो रियलाइज करता है, ओह नो, ये तो जहर है। वो उसके असर को हटाने के लिए एक प्यूरिफिकेशन स्पेल यूज करता है, लेकिन वो असैसिन उतनी ही पावरफुल थी। लेकिन वो असैसिन अपना पॉइजन अटैक और भी इंटेंस कर देती है, जैसे उसने एक्स्ट्रा स्पाइसी मोड ऑन कर दिया हो। लॉयड बेचारा जहर की वजह से घुटनों पर आ जाता है। असैसिन उसे बताती है, बेटा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे जहर को प्यूरिफाई कर सके, ये मेड इन चाइना नहीं है। लेकिन लॉयड, जो अब शर्लॉक होम्स बन चुका था, उसकी ट्रिक समझ ली थी। वो असैसिन अपनी जहर की नेचर को मैजिक से बदल रही थी ताकि कोई भी स्पेल उसे प्यूरिफाई ना कर सके। बेसिकली वो अपने पॉइजन को एंटीवायरस से बचा रही थी। लॉयड जानता था कि इस दुनिया में कुछ रेयर लोग होते हैं जो एक स्पेशल टाइप के माना के साथ पैदा होते हैं। इन लोगों से अक्सर उनकी खतरनाक नेचुरल एबिलिटीज की वजह से डरा जाता है और उन्हें ब्लाइटेड कहा जाता है। असैसिन इस बात की पुष्टि करती है, हाँ, मैं पॉइजन ब्लाइटेड हूँ और पैदा होने से ही जहर फैला रही हूँ। इट्स माई टैलेंट। वो खुद को रेन के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। उसके पास उड़ रहा एक बेचारा कीड़ा उसके जहर से मर जाता है। रेन फिर अपने जहर को उस बैरियर पर यूज करती है जो लॉयड ने बनाया था। जहर बैरियर को क्रैक कर देता है और फिर रेन उसे एक किक से शैटर कर देती है। फिर वो लॉयड से कहती है, टेंशन मत ले, तुमने लीथल डोज नहीं लिया है, बस कुछ दिनों के लिए बीमार रहोगे
थोड़ा नेटफ्लिक्स एंड चिल करना। इतना कहकर वो गार्डन से स्मोक बॉम्ब की तरह गायब हो जाती है। लॉयड उसकी ओवरऑल एबिलिटी से काफी इंप्रेस हो जाता है। वाओ, अ वॉकिंग टॉकिंग बायो वेपन। अचानक ग्रिम वहां आता है और उससे पूछता है, भाई तू ठीक है? लॉयड बताता है, चिल, मैं हीलिंग ब्रेथ नाम का एक हाई लेवल स्पेल यूज कर रहा हूं, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। वो अपनी शर्ट बदलता है और ग्रिम को बताता है, मैंने उस असैसिन को इसलिए जाने दिया ताकि मैं उसे उसकी सीक्रेट हाइडआउट तक ट्रैक कर सकूं। उसे विश्वास था कि रेन उसी असैसिन्स गिल्ड की मेंबर है जिसके बारे में सिल्फा ने उसे स्टोरी टाइम में बताया था। लॉयड रेन को शहर में ट्रैक करता है। भले ही उसने अपनी प्रेजेंस को बहुत एफिशिएंटली छुपा रखा था, वो जानता था कि वो खुद को छुपाने के लिए स्पेस में एक होल बनाती है, लेकिन क्योंकि वो उसकी ट्रिक जानता था, उसके लिए उसे लोकेट करना बच्चों का खेल था। लॉयड खुशी खुशी महल से बाहर निकलता है और उसके जाने के कुछ सेकंड्स बाद सिल्फा और शीरू वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें डेंजर का एहसास हुआ था। दूसरी तरफ रेन असैसिन्स गिल्ड के हाइडआउट पहुंच चुकी थी। वहां उनका लीडर इस बात से खुश नहीं था कि वो पकड़ी गई और उसने विटनेस को जिंदा छोड़ दिया। रेन दावा करती है, अरे जिसने मुझे देखा वो बस एक बच्चा था और मेरा मिशन पहले ही सक्सेसफुल हो चुका है। मैंने आने वाले वॉर के बारे में कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है। रेन को विश्वास था कि उन्हें वॉर में पार्टिसिपेट करने का चांस मिल सकता है, लेकिन बड़ा आदमी उसे चुप रहने को कहता है। वो गुस्से में था, तुम हमारे असली लीडर की तरह बिहेव कर रही हो जो भाग चुका है। जब वो दोनों लड़ रहे थे, ग्रुप की मम्मी नोटिस करती हैं कि उनके यहाँ मेहमान आए हैं। लॉयड अब छिपना बंद करने का डिसाइड करता है। जैसे ही उसे कोई स्पॉट करता है, वो छत से नीचे उतरता है और खुद को विजिबल बना लेता है, रेन को सरप्राइज करते हुए। सरप्राइज! लॉयड प्लेफुली उनकी तरफ बढ़ता है। चोर उसे पहचान जाते हैं। ये तो सेवेंथ प्रिंस है, जो एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक्ट करता है पर असल में बहुत पावरफुल है। बड़ा आदमी उसे मारना चाहता है। इसको खत्म करो ताकि ये हमारी इंफॉर्मेशन लीक ना करे। ये सुनकर लॉयड अपना बैरियर हटा देता है, जिससे ग्रिम को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन लॉयड हंसता है, ये तो शर्म की बात होगी अगर मैं असैसिन गिल्ड के मेंबर्स की स्पेशल स्किल्स को एक्सपीरियंस ना करूं। वो ताओ से सीखी हुई टेक्निक्स को कॉपी करता है और असैसिन्स को चैलेंज करता है। एक हरे बालों वाला आदमी पहले अटैक करता है, लेकिन लॉयड उसका अटैक एफर्टलेसली ब्लॉक कर देता है। आदमी उसे अंधा करने के लिए अपना क्लोक उस पर फेंकता है और फिर अपने अगले अटैक के लिए उसके पीछे पहुंच जाता है। वो अपने हाथों पर खड़ा होकर लॉयड पर तेजी से किक्स मारता है, जिन्हें लॉयड आसानी से ब्लॉक कर लेता है। असैसिन उसकी स्किल से इंप्रेस हो जाता है और फिर अटैक करने से पहले पूरी जगह कार्टव्हील्स करता है, जैसे कोई सर्कस चल रहा हो। लॉयड उसके खिलाफ गार्ड करने के लिए तैयार था, लेकिन असैसिन अपने हाथ को लफी की तरह स्ट्रेच और कर्व करके उस पर एक हिट लैंड करता है। असैसिन फिर अपनी बॉडी को घुमाता है और खुद को ब्लाइटेड बेबीलोन के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जिसे गोमू गोमू नो मी जैसे पावर्स मिले हैं। मतलब ये बंदा वन पीस से गलत एनिमे में आ गया है। लॉयड ये देखकर हैरान रह जाता है। तभी अचानक एक मास्क असैसिन उसके पीछे प्रकट होता है और उसे कहता है, डूब जाओ। लॉयड को अचानक इतना भारी महसूस होता है कि वो अपने ही वजन से घुटनों पर गिर जाता है। बड़ा टकला आदमी आगे आता है और कहता है, ये मास्क्ड आदमी क्रो है और इसके पास इनुमा की यानी जुजुत्सु काइसन से जैसी कर्स्ड स्पीच वाली पावर्स हैं। लॉयड क्रो के शब्द बाण से बचने के लिए फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक यूज करता है और टकले आदमी, जिसका नाम गॉली था, के भारी अटैक से भी बच जाता है। लेकिन अगले ही पल वो उसकी असली एबिलिटी में फंस जाता है, जो उसके माना को ट्रांसम्यूट करके एक सुपर स्टिकी फेविकॉल जैसा फ्लूइड बना देती है। लॉयड उस चिपचिपे जाल से निकलने के लिए ऐसी स्ट्रगल करता है जैसे सुबह सुबह बिस्तर से उठने में होती है, और आज़ाद होने के लिए उसे अपनी शर्ट की कुर्बानी देनी पड़ती है। जब वो क्लो और गॉली की अजीबोगरीब एबिलिटीज से परेशान था, मम्मी असैसिन पीछे से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके जुड़वा तलवारों को बेबीलोन से उधार लिए हुए कपड़े के टुकड़े से ब्लॉक कर लेता है। वो उसके सारे अटैक से ऐसे बच रहा था जैसे मैट्रिक्स का नियो हो, इसलिए वो उसकी जांघ पर वार करती है। और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि वैसा ही घाव लॉयड की जांघ पर भी आ जाता है। वो औरत खुद को ताहिया के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, जो अपना डैमेज ब्लूटूथ से किसी भी उस शख्स के साथ शेयर कर सकती है जिसे वो देख सकती है। लॉयड बस एक पागल की तरह स्माइल कर सकता है। वाओ, ये पावर तो बहुत कूल है। दोनों, वो और ताइया, जमीन पर गिरते हैं। वो तुरंत उस पर फिर से अटैक करती है और वो उसके अटैक से बचता रहता है। असैसिन्स एक साथ खड़े हो जाते हैं और लॉयड से कहते हैं, चलो इंट्रोडक्शंस पूरे हो गए, अब तुम्हारी लाइफ खत्म करते हैं। लेकिन वो एक मैड मैन की तरह स्माइल कर रहा था। वो अपने घाव को इंस्टेंटली हील करने के लिए हीलिंग मैजिक यूज करता है और ताइया का घाव भी तुरंत हील हो जाता है। वो शॉक्ड हो जाती है, ये कैसे हुआ?
लेकिन लॉयड ये देखकर हैरान था, वाह, तुम्हारी पावर्स इस तरह भी काम करती हैं। वो अपनी कलाइयों के चारों तरफ कपड़े के टुकड़ों को स्ट्रेंथन करता है और उन्हें ब्लेड्स में बदल देता है। वो सिल्फा का फाइटिंग स्टाइल कॉपी करके असैसिन से कहता है, चलो दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। गॉली को अचानक पीटीएसडी फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जब उसे सिल्फा की इमेज दिखती है, लेकिन लॉयड, उसके और उसके दोस्तों के पास इस बारे में बात करने का टाइम नहीं था, क्योंकि ये मैड लैड लॉयड उनकी तरफ चार्ज कर रहा था। सबको असली डर महसूस होता है और तुरंत डॉज करते हैं। लॉयड सबसे पहले फ्लेक्सिबल आदमी बेबलिन को टारगेट करता है, जो जैसे तैसे उसके पहले अटैक से बच जाता है। वो उस पर फिर से अटैक करता है और उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन बेबलिन अपनी स्पेशल एबिलिटी से कोई रियल डैमेज नहीं लेता। अचानक गॉली और क्रो लॉयड को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और एक कॉम्बो अटैक लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। क्रो उसे कहता है उड़ जाओ, लेकिन लॉयड साउंड की स्पीड से भी तेज मूव करता है, उसके अटैक से बचकर उसे गॉली पर ही लैंड करवा देता है। गॉली बेचारा बॉलिंग पिन की तरह उड़ जाता है और ताइया को भी अपने साथ ले जाता है। इधर लॉयड क्रो को फिनिश करने के लिए उसके पीछे प्रकट होता है। वो क्रो को एक स्पेशल कॉम्बो मूव से मारता है और उसे बोलने नहीं देता। लॉयड रियलाइज करता है कि जब तक वो एक शब्द पूरा नहीं करेगा, वो अपनी कर्स्ड स्पीच की फुल पावर यूज नहीं कर सकता। क्रो एक बार और अपनी पावर यूज करने ही वाला था कि लॉयड उसे जमीन पर मार गिराता है। गॉली उससे लड़ने के लिए उठता है और ताहिया उसे रोकने को कहती है, रुक जाओ, हम आपस में चिपके हुए हैं। वो नहीं सुनता और जैसे ही वो अपनी मुट्ठी घुनाता है, ताहिया के सारे कपड़े फट जाते हैं। ताहिया बेचारी इस नकलहेड को कोसती है। फिर लॉयड बिना वार्निंग दिए उस पर अटैक करता है। वो उसका अटैक ब्लॉक करती है और उसे वार्न करती है, मुझे इंजर मत करना वरना तुम भी डैमेज हो जाओगे। लॉयड सच में ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखना चाहता था और तुरंत ताइया को एक पिलर में दे मारता है। स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट से वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। लॉयड भी पीछे की तरफ झुकता है और खून थूकता है। वाह, तुम्हारी पावर्स तो सच में मैग्निफिसेंट है। पीछे से गॉली आकर उसके हाथ पकड़ लेता है, लेकिन लॉयड स्लिप दे देता है और तकला आदमी बस उसके कपड़े के वेपन्स पकड़े रह जाता है। लॉयड फिर टाया की कॉपी पेस्ट की हुई टेक्निक्स यूज करता है और गॉली को हवा में ऐसे उड़ा देता है जैसे वो कोई बॉलिंग बॉल हो। भले ही गॉली ने खुद को बचाने के लिए अपने स्पाइडर वेब का इस्तेमाल किया था। गॉली सीधा रेन के पास जाकर गिरता है, जो लॉयड की अनबिलीवेबल पावर देखकर डर से जमीन पर गिर जाती है। लॉयड उसकी तरफ बढ़ता और पूछता है, हे अपना पॉइजन फिर से दिखाना। लेकिन तभी गॉली अचानक रेन के सामने ह्यूमन शील्ड बन के खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं, ये अपनी जहरीली माना को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इसने इसे यूज किया तो यहां सब लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। लॉयड कहता है, तुम लोगों में से किसी का भी अपनी पावर्स पर अच्छा कंट्रोल नहीं है ना? गॉली रोता हुआ कहता है, हाँ तुम सही हो, ये ऐसी अनकंट्रोलेबल पावर्स हैं जिनकी वजह से हमें कर्स्ड आउटलॉस की तरह जीना पड़ रहा है। वो लॉयड पर फिर से अटैक करता है, लेकिन वो जल्दी से डॉज करके उसके पीछे चला जाता है और उसे एक थंडर बॉम्ब से मारता है। रेन गुस्से में आ जाती है, तुमने गॉली को मारा, और लॉयड पर अटैक करती है, लेकिन वो उसका अटैक एफर्टलेसली ब्लॉक कर लेता है। गॉली उठता और उसे रोकता है, चिल, मैं आराम से हूं, इंजर्ड नहीं हुआ। बल्कि लॉयड के आखिरी स्ट्राइक के बाद उसकी माना पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता। लॉयड बताता है, ओह, मैंने तुम्हारी पीठ पर एक स्पेल इनग्रेव कर दिया था ताकि तुम अपनी माना को आसानी से कंट्रोल कर सको। यूर वेलकम। गॉली खुशी के आंसू रोने लगता है, मेरी कर्स्ड पावर आखिरकार चली गई। लॉयड उसे बताता है, हाँ, अब तुम अपनी पावर अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। फिर वो बाकी असासिन्स को बुलाता है और उनकी बॉडीज पर भी एक एक कस्टम मेड स्पेल इनग्रेव कर देता है। क्रो कई सालों बाद नॉर्मली बोलने के बाद इतना इमोशनल हो जाता है कि वो रोने लगता है। बैबिलोन और टाय भी पाते हैं कि उनकी पावर्स अब डिफॉल्ट में एक्टिवेट नहीं हो रही हैं। टाय अपनी पावर एक्टिवेट करने की कोशिश करती है और अपने गाल खींचती है, जिससे बैबिलोन को दर्द होता है। इससे साबित हो जाता है कि वो अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। रेन के शोल्डर पर भी एक बटरफ्लाई शिफ्ट स्पेल आ गया है। वो ये छुपाने की कोशिश करती है कि वो इससे खुश है, लेकिन जैसे ही गॉली एक ड्रेस लाता है, वो अपनी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करती है, वाह, अब मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। जल्द ही सब लोग लॉयड का अपनी गैंग में वेलकम करते हैं और उसे रेन के कुछ कपड़े भी देते हैं जो उसे आसानी से फिट हो जाते हैं। वो इसे खुश नहीं होती, हे, ये मेरे कपड़े हैं और वैसे भी हमारा दुश्मन है। ग्रिम उसके साथ बहस करने लगता है। लॉयड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे कहता है, चलो अपनी पावर्स एक बार और दिखाओ। लेकिन गॉली कहता है, रुको, उससे पहले हमें खुद को तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करना होगा। लॉयड कहता है, अरे मैं ठीक हूं, लेकिन टकला डूड पहले ही अपने पास्ट के बारे में फ्लैशबैक स्टोरी सुनाना शुरू कर चुका था। जैसे ही लॉयड को असासिन्स की लीडर गिल जेड के बारे में पता चलता है, जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी, वो अचानक स्टोरी में एक्साइटेड हो जाता है। गॉली कहता है, जेड के पास शायद हम सब में से सबसे बेकार पावर थी। वो अपनी मर्जी के बिना कभी भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। एक बार तो वो लेडीज बाथरूम में टेलीपोर्ट हो गया था। इसके बावजूद वो हम सब में से सबसे चीयरफुल था और उसने सजेस्ट किया था कि हम असैसिन्स गिल्ड बनाएं और ऐसे जॉब्स लें जो एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए बहुत डर्टी हैं। उसने एक सिक्का बनाया जिसमें एक वुल्फ का स्केच था और
और घोषणा की कि हर बार जब वो एक मिशन पूरा करेंगे वो इस सिक्के को साइड पर छोड़ देंगे, दुनिया को अपनी एबिलिटीज और वर्ल्ड पीस लाने के अपने इरादों के बारे में साबित करने के लिए। उसने घोषणा की कि एक दिन उन्हें साए में नहीं जीना पड़ेगा और अगले ही पल वो टेलीपोर्ट हो गया भगवान जाने कहाँ। इस सब में से लॉयड को सिर्फ टेलीपोर्टेशन वाले पार्ट में इंटरेस्ट था और तभी अचानक उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन सर्कल प्रकट होता है और उसमें से एक लेटर निकलता है जिसमें असैसिन्स गिल्ड का वुल्फ मार्क था। कुछ घंटों बाद सिल्फा और शीरो असैसिन्स हाइडआउट पहुंचते हैं लॉयड को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहां एक भी इंसान नहीं मिलता। हालांकि वहां लॉयड का एक नोट था जिसमें लिखा था, मैं अपने एनिमी टेरिटरी लॉर्डोस के लॉर्ड से मिलने जा रहा हूं असैसिन्स गिल्ड के साथ, विश मी लक। जैसे ही ये खबर आर्थर तक पहुंचती है वो डर और बेचैनी से ऐसे कांपने लगता है जैसे उसने गलती से फ्रीजर में पूरी रात गुजार ली हो। उसे लगता है लॉर्डोस के राजा ने असैसिन्स गिल्ड को लॉयड को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है, मैं उनके खिलाफ जंग छेड़ दूंगा। लेकिन डायन उसे शांत करता है, भाई चिल, लॉयड को इतनी आसानी से कोई नहीं हरा सकता, वो बच्चा नहीं डिजास्टर ऑन लेग्स है, हमें शांति से निगोशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। पर तभी सिल्फा वो गंदे कपड़े पेश करती है जो लॉयड के थे और जो उसे केव में मिले थे। ये देखते ही आर्थर और सिल्फा दोनों फुल ऑन वॉर मोड में आ जाते हैं। उनके दिमाग में अब निगोशिएशन नहीं, अनाइलेशन चल रहा था। इस बीच लॉयड अपने नए नए बडीज को लॉर्डोस ले जा रहा होता है, अपने घर में हो रहे हाई लेवल ड्रामा से बिल्कुल अनजान। पता चलता है कि वो लेटर उनके अपने लीडर द वन एंड ओनली जेड ने ही भेजा था। उसने लिखा था, हे गाइस, मैं लॉर्डोस की टेरिटरी में टेलीपोर्ट हो गया था, लेकिन यहाँ के लॉर्ड जंग शुरू करने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने उन पर ही कू कर दिया और खुद को इस एरिया का नया लॉर्ड बना लिया है। सॉरी नॉट सॉरी। फिर वो सबसे कहता है कि वो मैनर में आ जाएं ताकि वो उन सबका प्रॉपर वेलकम कर सके। असैसिन्स इस लेटर से इतने खुश और इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि उनका लीडर खो गया है, लेकिन अब वो इतने खुश थे कि एकदम से जाने के लिए तैयार थे। गोली जमीन पर झुकता है और लॉयड को थैंक्स कहता है, मास्टर लॉयड, आपने जो किया उसका एहसान मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगा। इस बीच रेन शर्माते हुए लॉयड के पास जाती है और पूछती है, क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? मैं चाहती हूं कि आप अपनी मैजिक से जेड को ठीक कर दें। लॉयड एक सेकंड के लिए सोचता है, फिर लेटर को पकड़ लेता है, उसे एग्जामिन करता है और उनसे पूछता है, वैसे तुम्हारे ख्याल से इस लेटर को यहां भेजने के लिए क्या यूज किया गया था? असैसिन्स को यह सवाल अजीब लगता है। टेलीपोर्टेशन मैजिक से जो जेड के पास है, और कैसे? लेकिन लॉयड दावा करता है, ये मैजिक मास्टर करना बहुत मुश्किल है। एक छोटी सी गलती भी ट्रांसपोर्ट करते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। लेकिन ये लेटर बहुत एक्सपर्टली और प्रिसाइजली इस लोकेशन पर टेलीपोर्ट किया गया है। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, जेड पहले से जानता था कि अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कैसे करना है। बड़े असैसिन्स इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचने लगते हैं, एक मिनट, हमारा लीडर हमें इस तरह से धोखा क्यों देगा? रेन हालांकि अभी भी नाइव थी और ऑप्टिमिस्टिकली बिलीव करती थी, हो सकता है जेड ने किसी तरह अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल करना सीख लिया होगा और वो हमें सच में बुला रहा है। लेकिन बाकी असैसिन्स ज्यादा कॉशियस थे, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? लॉयड रेन की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, अगर जेड ने पहले से ही अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया है तो मेरे साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। ये रेन को उदास कर देता है, जो सच में लॉयड के साथ आकर सेफ फील कर रही थी। लेकिन लॉयड बहुत ही फिकल था। वो तुरंत कहता है, पर मैं फिर भी तुम्हारे साथ आऊंगा क्योंकि मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक में इंटरेस्ट है और मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। फिर वो रेन के सर पर हल्के से मारकर उसे शांत करता है, चिंता मत करो, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उसे डील कर लूंगा। वो लॉयड को थैंक यू कहते हैं जब वो उन सबको अपनी सुपरसोनिक एयर मैजिक पर एक राइड देने का डिसाइड करता है। वो साउंड की स्पीड से ट्रैवल करता है, जबकि बेचारे असैसिन्स दया के लिए चिल्ला रहे थे, अरे धीरे चलाओ, हमने पहले कभी इतनी हाई स्पीड्स में ट्रैवल नहीं किया है। आखिरकार लॉयड एक फॉरेस्ट में रुक जाता है। असैसिन्स एक गहरी सांस लेते हैं। उनमें से कुछ को मोशन सिकनेस हो रही थी, जबकि बेबी पूरी तरह से प्रेट्सल की तरह अजीब पोजीशंस में ट्विस्टेड था। लॉयड उन्हें थोड़ा आराम करने को कहता है। ये सुनकर रेन दावा करती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेके आऊंगी, और कुछ जंगली जानवर शिकार करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। गोली लॉयड से कहता है, रेन आपको अपनी फॉरेस्ट स्किल्स से इंप्रेस करना चाहती है जो उसने सीखी थी, क्योंकि उसका पॉइजन कर्स उसके अपने ही पेरेंट्स को डिलीट कर चुका था। बेचारी को अकेले फॉरेस्ट में रहने पर मजबूर होना पड़ा, जहां वो सर्वाइव मोड ऑन करके खुद अपना ख्याल रखती थी। एक दिन जब जेड रैंडमली वहां टेलीपोर्ट हुआ, जैसे उसकी आदत थी, वो उसके साथ वापस आया, उसे एक ह्यूमन बुरीटो की तरह टाइट बॉल में लपेटे हुए। उसने सबको बताया, गाइस देखो, ये पॉइजन से ब्लाइटेड है पर कितनी क्यूट है। बाकी लोग ये देख के एप्रीहेंसिव थे, भाई ये खतरनाक हो सकती है अगर ये अपने पॉइजन को कंट्रोल नहीं कर सकती, और वैसे भी ये एक इंसान से ज्यादा एक पागल रैबिट बीस्ट लग रही है।
लेकिन जेड ने उनकी एक ना सुनी। वो उसे कर्डल करता रहा, उसे क्यूट बुलाता रहा, इससे पहले कि पॉइजन की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगे। जब वो जमीन पर गिरता है, बेबी रेन क्रॉल करके दूर जाने लगती है। बाकी लोग जेड से कहते हैं, देखा, ये सबसे अच्छा है। लेकिन जेड ने उनकी एक ना सुनी और उनसे कहा, मैं यहाँ रेन के साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम सबको उसे पालने में मेरी हेल्प करनी होगी। असैसिन्स, जो आखिरकार मिसअंडरस्टूड काइंड हार्टेड लोग थे, उस बच्ची को अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लिया। गॉली उसका टीचर बना, क्रो और ताया उसके ड्रेस डिजाइनर्स बने, क्योंकि स्टाइल भी जरूरी है, जबकि बेबी ने उसे अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खिलाने का काम ले लिया। साल बीतने लगे। इस दौरान वो एक बैरल में छिपी रहती थी ताकि उसका पॉइजन हर जगह ना फैले। उसे उसकी पार्टी के अलग अलग लोग पढ़ाते थे और वो धीरे धीरे उन्हें फैमिली मानने लगी। बहुत सारी फेल अटेम्प्ट्स के बाद जेड उस कॉस्ट्यूम पर कुछ स्पेल्स एनग्रेव करने में कामयाब हो गया जो क्रो और ताया ने बनाया था। उसकी मदद से रेन अब बाकी लोगों को इंजर किए बिना बैरल से बाहर रह सकती थी। लॉयड उस क्लोक को छूता है जो जेड ने एनग्रेव किया था और गॉली से कहता है, मैं इस शख्स से मिलना चाहूंगा। जब आखिरकार रेन वापस आई और उनके लिए कुछ खाना पकाया, वो खाना एक उबलते हुए तार के गड्ढे जैसा दिख रहा था। बेबी क्रो से पूछता है, भाई क्या तुम अपनी एबिलिटी से इस खाने को टेस्ट में अच्छा बना सकते हो? ये बात उसे इतना गुस्सा दिला देती है कि वो उसके पेट में घूंसा मारती है, उसे नॉकआउट कर देती है और सबसे कहती है, कम से कम मेरा खाना तो टेस्ट करो। ताया दूसरी तरफ शांति से उसे समझाती है, देखो, हमारे साथ किंगडम का 7th प्रिंस भी है, हम उसे बुरा खाना नहीं सर्व कर सकते। रेन हर्ट लगती है लेकिन पॉइंट समझ जाती है। लेकिन जब वो पलटते हैं, वो देखते हैं कि लॉयड और ग्रिम दोनों अपने मुंह भर भर के खाना खा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत रिच और अच्छा टेस्ट कर रहा है। लॉयड को इस सब खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अपनी पिछली लाइफ में वो पूरी तरह से ब्रोक था और इससे भी बहुत बुरा खाना खा चुका था। बाकी असैसिन्स हैरान थे, वो स्लम्स से थे और अभी भी सोच रहे थे इसे खाएं या नहीं। लेकिन लॉयड, जो एक 7th प्रिंस होने के बावजूद, जो शायद सिर्फ द बेस्ट स्टफ ही खाता होगा, इस खाने को ऐसे खा रहा है जैसे गॉर्डन रैमजे ने बनाया हो। बाकी सब इससे इंस्पिरेशन लेते हैं और अपना अपना हिस्सा एंजॉय करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि सेकंड सर्विंग्स भी मांगते हैं। गॉली अपनी स्टोरी जारी रखता है और लॉयड से कहता है, जेड के जाने से एक दिन पहले जब हम खाना एंजॉय कर रहे थे, उसने सच कन्फेस कर दिया था कि वो लॉर्डोज के लॉर्ड का तीसरा बेटा है। उसने रोते हुए दावा किया था कि मेरी फैमिली एक नंबर के मॉन्स्टर है जो प्लॉटिंग, वॉर्स और मर्डर्स के अलावा कुछ नहीं करती, लेकिन मैं उन्हें रोकना चाहता हूं। उन्हें रोकने का एक ही तरीका था, फोर्स, और उसके लिए मुझे पावरफुल एलाइज चाहिए थे। वो कन्फेस करता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी एबिलिटीज की वजह से ढूंढा था और मैं तुम्हें अपने प्लान में यूज करने का इरादा रखता था ताकि मैं अपनी फैमिली को लॉर्डशिप से हटा सकूं और वॉर और डिस्ट्रक्शन का ये साइकिल रुक जाए। वो जमीन की तरफ देखता है, इस बात से डरते हुए कि उसके दोस्त इस कन्फेशन पर कैसा रिएक्ट करेंगे, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो उसे तुरंत छोड़ देंगे। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने दावा किया, अरे हमने तो हमेशा सोचा था कि तुम कोई रिच स्नॉबी बच्चे हो, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी एबिलिटीज यूज हो रही हैं या नहीं, आखिरकार हम तो आउटलॉज ही हैं। लेकिन क्योंकि जेड ने एडवेंचरर्स गिल्ड के साथ एक अंडरकवर सुसाइड स्क्वाड बनाने का डील किया था, वो जल्द ही नॉर्मल सिविलियंस बनने वाले थे, जिनके सर से बाउंटी भी हटा दी जाएगी। जेड उन्हें उनके सपोर्ट के लिए थैंक्स कहता है और बताता है, पैदा होने से ही मैं कर्स था, मेरी पूरी फैमिली कर्स थी, जिससे मेरी पूरी लाइफ कर्स्ड हो गई, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मेरी लाइफ की एक ही ब्लेसिंग थी। बाकी लोग उसे नॉनशलांटली पूछते हैं, तो हम लॉर्डोस के लॉर्ड को कब मार रहे हैं? लेकिन जेड उन्हें बताता है कि वो इससे अकेले डील करेगा। वो उन्हें बताता है, अगर हम किसी अलग टेरिटरी के नोबल्स को मारेंगे तो हमारा एडवेंचरस गिल्ड के साथ बॉन्ड टूट जाएगा और हमारी बाउंटी और भी बढ़ जाएगी। इस वजह से उसने वादा किया था कि एक दिन वो अपनी फैमिली को मार देगा और उस रीजन का लॉर्ड बन जाएगा, ताकि हर कर्स्ड और ब्लाइटेड इंसान वहां शांति से रह सके। लॉयड को जेड बहुत फैसिनेटिंग लगता है। खाना खत्म करने के बाद वो मैनर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लॉयड सो जाता है, जिसे वो बहुत क्यूट मानते हैं, लेकिन ग्रिम उन्हें याद दिलाता है, ये मॉन्स्टर है, ये अभी भी सोते हुए एक अनोखा स्ट्रॉन्ग बैरियर मेंटेन कर रहा है। चलते चलते अचानक रेन रुक जाती है और उनसे कहती है, हमें लॉयड को पीछे छोड़ देना चाहिए ताकि वो आराम से सो सके, जबकि हम मैनर को चेक कर लें। गॉली उसकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हें जेड पर विश्वास नहीं है? वो मना करती है, नहीं, मुझे उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन जस्ट इन केस। गॉली इस बात से सहमत हो जाता है, हाँ, हमें प्रिंस को ले जाने से पहले लोकेशन स्काउट कर लेनी चाहिए।
इसलिए वो उसे एक फूलों के बेड पर लेटा देते हैं ताकि वो सो सके, जबकि वो आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। रेन ग्रिम से लॉयड की गार्डिंग करने को कहती है, लेकिन वो कहता है लॉयड सोते हुए भी इनविंसिबल है, बेहतर होगा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, ये श्योर करने के लिए कि सब ठीक है। वो मैनर के बैटलमेंट्स में एंटर करते हैं, जहां वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। यहां तक कि ग्रिम को भी वहां से किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आ रही थी। वो ग्रुप में जेड को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक एक अंधे सिर वाला आदमी उन्हें ढूंढ लेता है और पूछता है, तुम जेड के दोस्त हो? ताया हाँ में जवाब देती है। तुरंत एगहेड उन्हें एक बैंक के साथ पार्टी में ले जाता है और उन्हें टेबल पर बिठा देता है, उन्हें ड्रिंक्स पोर करते हुए। सब लोग बहुत फ्लस्टर्ड थे क्योंकि उन्हें इस तरह की रिसेप्शन की आदत नहीं थी। ग्रिम राहत महसूस करता है और लॉयड को यहाँ लाने का डिसाइड करता है, लेकिन रेन उसे पकड़ लेती है। रुको, मैं नर्वस फील कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी देर और मेरे पास रहो। अचानक जेड अपने लॉर्ड के आउटफिट में प्रकट होता है, खुशी खुशी बाकी लोगों को ग्रीट करते हुए। जब वो उनकी तरफ बढ़ता है, वो अपना अटायर बदल लेता है ताकि वो बेहतर फील करें, जबकि वो सब अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। ग्रिम आखिरकार खुद को आज़ाद करके लॉयड को लाने जाता है, जबकि रेन कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जेड की स्माइल बदल जाती है। वो कहता है, मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं, और अपनी इनसेन मैजिक से उन्हें जमीन पर गिरने पर मजबूर कर देता है। प्रेशर अनोखा था। जेड उन पर हंसता है, तुम मेरी ट्रिक में फंस गए। अचानक उनके चारों तरफ खड़े लोग डिमोनिक बनने लगते हैं। ग्रिम को रियलाइज होता है कि कुछ बहुत गलत है और वो अपनी मैजिक से जेड को ब्लास्ट करके दूर फेंक देता है। वो उन पर चिल्लाता है, भागो, लेकिन जेड उसके पीछे प्रकट होता है और ऐसी इनसेन किक मारता है कि वो लॉयड के पास जा गिरता है। जैसे तैसे क्रॉल करता हुआ उसे बताने की कोशिश करता है कि मैनर में क्या हुआ। जेड रिवील करता है कि वो असल में एक डीमन है जिसका नाम गस है, जिसने जेड की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था जब वो उसके एरिया में टेलीपोर्ट हुआ था। सरप्राइज! गस कहता है, मुझे उसे कमजोर करने में महीनों लग गए, लेकिन आखिरकार मैंने उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। जब जेड ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को मारने की कोशिश की, बदकिस्मती से गस ने उसे एक पल में हील कर दिया। चाहे वो कितनी भी बार कोशिश करे, मैं उसे हील कर देता। आखिरकार मैंने उसकी बॉडी और उसकी टेलीपोर्टेशन पावर्स पर कंट्रोल कर लिया। रेन गुस्से में उस पर चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बस उसे एक तरफ किक मार देता है, उस क्लिप को डिस्ट्रॉय करने से पहले जो जेड ने उसे दिया था। वो उसे सर से पकड़ता है और मजाक उड़ाता है, कैसी लगी जब तुमने अपने ही पेरेंट्स को मारा? तभी वो उसके हाथ पर एक अजीब सा मार्क नोटिस करता है जो जेड की यादों में नहीं था। ये मार्क तुम्हारे हाथ पर किसने लगाया? लेकिन वो जवाब नहीं देती। गस जवाब जानने के लिए अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी यूज करना शुरू करता है, लेकिन रेन अपनी ही जीभ काट लेती है। फिर भी वो उसके मुंह से शब्द निकलवाने ही वाला था कि अचानक एक बहुत बड़ा माना का गोला असैसिन्स को घेर लेता है, उन्हें एक शेल में कवर करते हुए, जबकि एक मैसिव एनर्जी बीम पूरे एरिया को लेवल कर देती है, सारे डीमन स्पॉन को गायब करते हुए। असैसिन्स ऊपर देखते हैं। शुक्र है लॉयड को एक सीरियस चेहरे के साथ नीचे देखते हुए उस शख्स से लड़ने के लिए तैयार जिसने उसे उसकी नींद में परेशान किया था। वो स्पेल के बाद जमीन पर उतरता है और रेन को शांत करता है जो रो रही थी। वो तुरंत उसके घावों को चेक करता है और उसके मुंह को हील करता है। तुमने अपनी जीभ काटने जैसी चीज क्यों ट्राई की? एरिया के डीमंस क्रेटर को देखकर डरे हुए थे, इस डर से कांप रहे थे, हमारा लॉर्ड गस मरा या नहीं, और ये अनोखा पावरफुल मैजिशियन कौन है? गस हालांकि मारना मुश्किल था। वो एक डीमन के पीछे प्रकट होता है, उसे लावा से भरे क्रेटर में धक्का देकर, जब वो उन्हें गुस्से से देखता है। क्या देख रहे हो बेवकूफों? लॉयड असैसिन्स की तरफ मुड़ता है और उनसे कहता है, तुम लोग भाग जाओ जितनी जल्दी हो सके, मैं बाकी सबको हैंडल कर लूंगा। रेन प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गॉली उसे पकड़ लेता है और भागने लगता है। वो उससे कहती है, हम लॉयड को अकेला नहीं छोड़ सकते, लेकिन गॉली बताता है, ये हमारे लेवल से बहुत ऊपर है, हम कभी भी उसकी पावर्स को मैच करने की उम्मीद नहीं कर सकते। गस डीमंस की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम सब बेवकूफ हो क्या? हमारा पूरा गोल असैसिन्स की बॉडी पर कंट्रोल करना था। वो उन्हें बताता है, असैसिन्स छिपने में माहिर हैं, अगर तुम उनका ट्रैक खो दोगे तो तुम उन्हें शायद कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो उन्हें उनका पीछा करने को कहता है और धमकी देता है, अगर तुम उन असैसिन्स को वापस लाने में फेल हुए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। डरे हुए डीमंस असैसिन्स का पीछा करना शुरू करते हैं, जो पहले ही महल के गेट्स के पास थे। लॉयड उन्हें आलसी से देखता है और एक अनोखे पावरफुल स्पेल्स की बौछार से किसी भी डीमन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है जो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है। असैसिन्स सेवेंथ प्रिंस की असली पावर को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं।
लॉयड हवा में तैरता रहता है जबकि गस एक टावर पर प्रकट होता है। अचानक 2 लोअर क्लास डीमंस सामने से अटैक करने के लिए कूद जाते हैं, जबकि उसी टाइम गस लॉयड को मारने के लिए अपनी कर्स्ड स्पीच यूज करने की कोशिश करता है। अटैक्स उसके माना शील्ड से ब्लॉक हो जाते हैं, लेकिन उसकी हैरानी के बीच कर्स्ड स्पीच बैरियर के थ्रू स्लिप करने में कामयाब हो जाती है। लॉयड उसकी एडवाइस लेता है और स्पेल के पास से स्लिप हो जाता है, जो उसके पीछे वाले डीमन को हिट करता है और तुरंत उसकी जान ले लेता है। लॉयड तुरंत अपनी मैजिक यूज करके स्पेल की अंदर के कामकाज को अच्छे से देखता है और रियलाइज करता है ये कर्स्ड स्पीच एक स्पेल नहीं बल्कि माना का एक बड़ा सा बॉल है, जिसने न सिर्फ बॉडी को बल्कि उसमें मौजूद डीमन को भी कार्डियक अरेस्ट से मार दिया। वो इसे बहुत इंटरेस्टिंग मानता है और रियलाइज करता है कि नॉर्मल स्पेल्स जो मैना को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके अटैक करते हैं, उन्हें ब्लॉक करना आसान है। शील्ड सारे सॉलिड अटैक्स को आसानी से सह सकता है, लेकिन ये स्पेशल कर्स्ड स्पीच जो खुद प्योर मैना है, लिक्विड जैसी है जो स्पीड में स्लो हो जाती है, लेकिन शील्ड को बिना किसी और इशू के पेनिट्रेट करने में कामयाब हो जाती है। ग्रिम दावा करता है अगर हम पी जैसे किसी से डील कर रहे होते तो हम उसे आसानी से अपने मैना से ओवरपावर कर सकते थे, लेकिन ये मॉन्स्टर लॉयड के दिल को अपनी मर्जी से रोक सकता है, जिससे मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गस दूसरी तरफ असैसिन्स के पीछे भाग रहे लेसर डीमंस को देखता है और डिसगस्टेड लगता है। ये इतने कमजोर हैं कि इन्हें नॉर्मल सॉर्सरी से मारा जा सकता है। पैथेटिक। ग्रिम लॉयड से कहता है इसे और सीरियसली ले क्योंकि ये डीमन बहुत ट्रबलसम हो सकता है। वो बताता है डीमंस के 10 क्लासेस होते हैं। भाग रहे डीमंस ट्रैश हैं जो लेवल 10 पर रैंक किए जाते हैं। रेफरेंस के लिए पी लेवल 8 था। लॉयड पूछता है और तुम किस लेवल पर हो ग्रिम? ग्रिम दावा करता है मैं लेवल 3 पर हूं। ये सुनकर लॉयड को विश्वास होता है तो गस शायद एक लेवल 1 डीमन होगा, लेकिन ग्रिम डरा हुआ लगता है। वो दावा करता है सिचुएशन बहुत खराब है। गस रैंक 1 डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है। वो नेदरवर्ल्ड से है, जिसका मतलब है कि वो मोर और लेस एक डीमन लॉर्ड है। वो बताता है 100 लेवल 1 डीमंस भी गस पर एक खरोच नहीं मार सकते। वो इतना इंसेनली स्ट्रांग है। लॉयड स्माइल करता है और दावा करता है ये डीमन लॉर्ड एक काफी बड़ा डर्ट बैग है। वो उसकी तरफ तैरने लगता है। ग्रिम पसीने से भीगने लगता है जब वो लॉयड से कहता है इस बार हम भी आउटमैच्ड हैं, हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन लॉयड नहीं सुनता। वो उस मॉन्स्ट्रस डीमन के और भी करीब जाता है। डीमन लॉयड से पूछता है तुम कौन हो? और लॉयड चीकी जवाब देता है मैं बस एक किंगडम का 7th प्रिंस हूं। गस एक पल के लिए सोचता है और दावा करता है मुझे लगता है जेड मुझसे एक बार मिलना चाहता था, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्यों। लॉयड उसे बताता है मैं भी जेड से मिलना चाहता था, लेकिन गस नाम के की वजह से मैं अब उससे कभी नहीं मिल सकता। ये एक कर्ज है जो तुम्हें चुकाना होगा, ये देखते हुए कि तुमने असैसिन गिल्ड पर भी अटैक करने की कोशिश की थी जो मेरे किंगडम का था। गस उसे खतरनाक आंखों से देखता है और दावा करता है तुम्हारी वजह से मेरा ठिकाना और मेरे बहुत सारे डीमंस बर्बाद हो गए हैं। दोनों एक दूसरे को एक फाइट के लिए उत्सुक नजरों से देखते हैं और उसी पागलपन के साथ एक दूसरे को ड्यूल टू द डेथ के लिए चैलेंज करते हैं। ग्रिम फिर से लॉयड से कहता है ये फाइट ऐसी नहीं है जिसे तुम्हें लेना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन लॉयड पहले ही डायल्ड इन था। वो सोच रहा था इसे मारने के लिए कितना मैना चाहिए होगा। ग्रिम सोचता ये कैसे इम्पॉसिबल होगा। लेवल 10 डीमंस भी काफी खतरनाक होते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें एक मछली माने तो वो सही अमाउंट ऑफ मैना प्रेशर से मर सकते हैं। लेकिन ये डीमन एक अलग ही लेवल पर था। वो उस मेगलोडॉन जैसा था जो सबसे गहरे समुद्र में रहता है। कोई भी मैना प्रेशर उसे कभी परेशान नहीं करेगा। गस तुरंत एक मैना के टुकड़े को एक शार्ड में बदलकर उसे लॉयड की तरफ शूट करता है, जो तुरंत अपना शील्ड लगा लेता है। लेकिन उसके बाद भी शार्ड लगभग पेनिट्रेट कर ही जाता है, जिससे ग्रिम डर जाता है। ये लॉयड का हेवी ड्यूटी बैरियर था जिसमें मल्टीपल शील्ड्स थीं, जिसने ग्रिम के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को बिना किसी प्रॉब्लम के रोक दिया था। लेकिन इस मॉन्स्टर ने उसे तोड़ने के लिए बस एक मामूली सा टुकड़ा यूज किया। गस ये देखकर एक्साइटेड हो जाता है कि लॉयड कितना स्ट्रांग है, और इस बार वो डार्क मैना के अनगिनत स्पीयर्स बनाता है जिन्हें वो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से उसकी तरफ शूट करता है। बैरियर टूटने से पहले बहुत सारे स्पीयर्स झेलता है, लेकिन लॉयड तुरंत ही एक और इंस्टा बैरियर बना लेता है। एक चेस शुरू हो जाता है जो फास्ट एंड फ्यूरियस की हर मूवी को शर्मा दे। गस उस पर मना के स्पीयर शूट करता रहता है, जबकि लॉयड नए बैरियर्स बनाता रहता है और जितने हो सके उतने हिट से ऐसे बचने की कोशिश करता है जैसे ऑफिस में बॉस के सवालों से बचते हैं। चेज बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जिसे सुंदर एनिमेशन में दिखाया गया है, जो आपको खुद देखना चाहिए आप आलसी लोग। लेकिन थोड़ी देर बाद गस लॉयड के ऊपर सरप्राइज मदरफजर स्टाइल में टेलीपोर्ट होता है, जिसे उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और बैरियर को एक किक से 2 हिस्सों में तोड़ देता है। ये देखकर ग्रिम की आत्मा कांप जाती है। ये गस की पावर्स क्या है? कोई चीट कोड यूज कर रहा है क्या?
स्पीयर्स तुरंत जुड़कर एक मेगा सुपर डुपर मैसिव मिसाइल बनाते हैं जो लॉयड को मार ही देती, लेकिन वो अपना मैसिव माना पूल यूज करके समुद्र के नीचे से एक विशाल पत्थर की दीवार बनाता है जो मिसाइल का सर ले लेती है और उसे 2 हिस्सों में तोड़ देती है। फाइट इतनी एपिक थी कि असैसिन्स और डीमंस दोनों सब कुछ भूल जाते हैं और फ्री का एंटरटेनमेंट देखने लगते हैं। जब डीमंस को याद आता है ओ हाँ हमें इन लोगों को पकड़ना था, तो गॉली बेबी पर चिल्लाता है जल्दी कर, गेट खोल। गस इस बात से इंप्रेस था कि लॉयड उसके टेलीपोर्टेशन स्किल के बाद भी जिंदा बच गया, लेकिन लॉयड पलटकर कहता है भाई टेलीपोर्टेशन मैजिक जेड की है, तेरी नहीं, क्रेडिट उसको दे। गस बस हंसता है, अरे जेड को तो अपनी स्किल्स यूज करना ही नहीं आता था, लेकिन मेरे जैसे क्रीचर के लिए इतने माना और एक्सपर्टीज के साथ इस स्किल को कंट्रोल करना बस इंस्टिंक्ट है। ये ऐसे है जैसे तुम एक चिड़िया को उड़ना नहीं सिखाते, वो पैदा होने से ही जानती है। तुम्हारे ब्लाइटेड ह्यूमंस तो पंख वाले चूहे जैसे हैं जिन्हें अच्छे से यूज करना नहीं आता। फिर वो 1000 और स्पीयर्स बनाता है और लॉयड से पूछता है अब क्या करोगे छोटू, ब्लॉक, डॉज या भागोगे? इससे पहले कि लॉयड सोच पाता, गस एक डर्टी ट्रिक खेलता है और अपना स्पीयर उसके पीछे टेलीपोर्ट कर देता है, लॉयड को सीधे दिल में स्टैप करते हुए। वो वहां नहीं रुकता, एक पल के अंदर वो लॉयड को मल्टीपल स्पीयर से स्टैप कर देता है, जबकि वो वहां स्टिल और अनमूविंग पड़ा रहता है। हाय, हमारा हीरो तो गया। क्या ये सच में उसके ओपी प्रिंस वाले करियर का दी एंड है, या ये सब बस एक ऐसी ट्रिक है जिसे देखकर गस भी शर्मा जाए? आई नो तुम सब अभी से कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट कब आएगा लिखने के लिए तैयार हो। थोड़ा सब्र रखो मेरे इम्पेशेंट दोस्तों, सारे जवाब मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करके हमारे अगले और फाइनल पार्ट का इंतजार करना होगा। सी यू देयर।